हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए ज्योग्राफी की हमारी जो सीरीज चल रही है प्री प्लस मेंस, उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं हीट बजट। सो क्लाइमेटोलॉजी का ये टॉपिक है। पिछले क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक्स में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर कराया। आज हम क्लाइमेटोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं विद हीट बजट। लेकिन आज के टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर उन्होंने अभी तक प्रीवियस सेशंस मेरे कवर नहीं किए हैं, सो मेक श्योर दे वॉच ईच एंड एवरी प्रीवियस वीडियो। आप मेरे नाम से अनअकैडमी के दी कॉन्सेप्ट चैनल पर प्लेलिस्ट ढूंढेंगे। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिइवल, मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस। इन सभी सेशंस को फॉलो कीजिए। उनमें जो सवाल मैंने पूछे उनके जवाब मुझे कमेंट में दें और अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करें कि आपको सेशंस अच्छे बुरे लगते हैं या आप जैसा भी फील करते हैं उन सेशंस के बारे में। उसके अलावा अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक टू क्रैक द सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। प्लस प्लान में मिलते हैं आपको डेली की लाइव क्लासेस, हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट और क्विजेस और अनलिमिटेड एक्सेस टू द कंटेंट। लेकिन प्लस से ऑलवेज बेटर रहते हैं आइकॉनिक प्लान्स, क्योंकि आइकॉनिक ऑब्वियसली आपको ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक साल या उससे ऊपर के प्लान को सब्सक्राइब करें, बिकॉज दीज आर मोर वैल्यू फॉर मनी पैक्स, राइट। आइकॉनिक के फीचर्स की बात करें तो आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल गाइड प्रोवाइड किया जाता है, एक पर्सनल मेंटर आपको प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा जितना भी आप टेस्ट देंगे उसका एनालिसिस आपको दिया जाएगा। एक्सपर्ट्स की गाइडलाइंस तो मिलेगी ही, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, दीज आर द एडिशनल फीचर्स ऑफ आइकॉनिक प्लान्स। उसके अलावा आप ऑप्शनल के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जीएस प्लस ऑप्शनल के कॉम्बो ऑफर को सब्सक्राइब करें, बिकॉज दोज प्लान्स आर रादर वैल्यू फॉर मनी, बेटर प्रोस्पेक्ट है आपके लिए वो। 10% डिस्काउंट के लिए आप डेफिनेटली मेरा कोड यूज़ करें, चौहान सर हिस्ट्री, और दिखाएं मुझे अपना सपोर्ट। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं इन प्लान्स को। लेजेंड्स विजडम सीरीज जो है वो शुरू करी है अनअकैडमी ने। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए एक मोटिवेशनल सीरीज है। इसमें प्रॉपर आपको स्ट्रेटजी, प्लानिंग वगैरह सब बताई जाएगी, राइट। उसके अलावा लास्ट मंथ एट दिस प्राइस जीएस प्लस ऑप्शनल का जो कॉम्बो ऑफर है उस पर प्राइस हाइक जो है वो आने जा रहा है, राइट। कॉम्बो ऑफर आपको सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली ये आपको ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है, राइट। दीज आर दी डिस्काउंटेड प्राइस। कॉम्बो ऑफर आपको एक साल का 49,679 में, 2 साल का कॉम्बो ऑफर आपका 71,801 में, और 3 साल का कॉम्बो ऑफर आपको 87,267 रुपीज में पड़ेगा, राइट। कॉम्बो ऑफर में आपको जीएस के कोर्सेज, ऑप्शनल के कोर्सेज, जीएस की टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल भी मिलता है अगर आप एक साल या उससे ऊपर के प्लान को सब्सक्राइब करते हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब बाय यूजिंग माय कोड चौहान सर हिस्ट्री। उसके अलावा 20 बुक्स का सेट है जीएस के लिए, राइट। मेंस के लिए GS1, GS2, GS3, GS4 पूरा का पूरा सिलेबस इसमें कवर कराया जा रहा है। 10,000 इसकी वर्थ है, बट इफ़ यू सब्सक्राइब टू द जीएस प्लस ऑप्शनल, एक साल या उससे ऊपर के प्लान को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये साथ में प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा आप एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो लोन आपको प्रोवाइड कर रहा है अनअकैडमी है। आप जो है वो लोन के लिए एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं होगी, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होगा, कोई हिडन चार्जेस नहीं होंगे। 2 घंटे के अंदर अप्रूवल हो जाएगा आपका। बहुत मिनिमल सा पेपर वर्क है और बहुत फ्लेक्सिबल टेन्योर है रिपे करने के लिए, राइट। हर नई वीडियो के नीचे आपको ये लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेक श्योर यू चेक दिस आउट। उसके अलावा 8 तारीख से शुरू हो गया है मिशन AIR 1 प्रीलिम्स 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज। इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में ये करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू हुई है। उसके अलावा 1 ईयर के बैचेस, 2 ईयर के बैचेस भी शुरू हो चुके हैं। सो मेक श्योर कि आप जुड़े इन सभी बैचेस के साथ और अपनी प्रिपरेशन थॉरली शुरू करें। उसके अलावा बहुत सारा फ्री कंटेंट अनअकैडमी का अवेलेबल है। फ्री कंटेंट को अनलॉक करने के लिए मेरा कोड यूज़ करें आप, चौहान सर हिस्ट्री। जैसे कि ये फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है अनअकैडमी चुनौती 2.0, पाथफाइंडर 6.0 एंड वर्ल्ड अफेयर 6.0। मेक श्योर कि आप अनलॉक करें इन फ्री टेस्ट सीरीज को बाय यूजिंग माय कोड, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री। सो लेट अस मूव टुवर्ड द टुडेज टॉपिक। आज हमें पढ़ना है हीट बजट के बारे में, ठीक है। आज हमें हीट बजट कवर करना है। तो देखिए, टॉपिक है, वैसे पूरा जो टॉपिक है इसका नाम है हीट बजट एंड इंसोलेशन, या कई जगहों पर इंसोलेशन एंड हीट बजट लिखा होगा, किसी भी सीक्वेंस में आप इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन रादर बेटर ये रहेगा कि पहले हम हीट बजट को समझें और फिर उसके बाद हम इंसोलेशन की कहानी को लेकर आएं। बट आज मैं इंसोलेशन क्या है वो भी आपको बिल्कुल एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूंगा इंसोलेशन का भी, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स हीट बजट। और हीट बजट को समझने के लिए हम सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर समझेंगे, ठीक है। हीट ट्रांसफर कैसे होती है पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड द हीट बजट, एंड इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल कवर द इंसुलेशन पार्ट, राइट।
जैसा कि प्रीवियस सेशंस में मैंने आपको बताया है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है, हमारे सोलर सिस्टम में सन है, राइट। और अर्थ पे जितने भी मौसम या सीजन्स जो आ रहे हैं, राइट, उनके लिए कारण मैंने आपको बताए थे क्या क्या है। सीजन्स के लिए कारण मैंने आपको बताए थे द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, राइट, और दूसरी चीज द टिल्ट ऑफ, है ना, एक्सियल टिल्ट ऑफ अर्थ, राइट। और डे और नाइट के लिए भी मैंने आपको फंडे बताए थे कि क्यों डे और नाइट होती है। बट मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि सन जो हीट दे रहा है ना, इस हीट की वजह से डिफरेंट क्लाइमेटिक फिनोमेना जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं हमारी धरती के ऊपर। उसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अर्थ का रेवोल्यूशन अराउंड द सन और अर्थ का एक्सियल टिल्ट। लेकिन अगर एक्सियल टिल्ट हो, रेवोल्यूशन हो और सन अगर हीट ना दे, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो धरती के ऊपर लाइफ को सस्टेन करने के लिए हैं, राइट, या जितने भी वेदर फिनोमेनाज हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर, जब मैं बोलता हूं तो आप मतलब, और वेदर फिनोमेनाज की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में बताया था कि मैक्सिमम ऑफ द वेदर फिनोमेना जो है वो कहां हो रहे हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर की सबसे लोअर मोस्ट लेयर, दैट मींस ट्रोपोस्फेयर में हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि किस तरह ट्रोपोस्फेयर में जो एयर है, वो एयर के करंट्स जो है उनका वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है, राइट। तो वो हीट की वजह से ही तो हो रहा है ना। मैंने आपको बताया था कि एयर के करंट्स का वर्टिकल मूवमेंट इक्वेटर पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पोल्स। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पर जो है वो वर्टिकल रेज ऑफ सन ज्यादा पड़ेंगी। देखिए, मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, मेरी ये सभी सेशंस जो हैं वो सीरीज की तरह आगे चलेंगे। अगर आपको किसी भी सेशन को पढ़ना है, समझना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको हीट बजट टॉपिक को अगर अच्छे से समझना है, तो पिछले टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए ना। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड की आपको ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए, जो मैंने आपको पढ़ाया अच्छे से। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नॉट जस्ट दैट, नॉट जस्ट इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच, बट ऑल्सो इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच भी होनी चाहिए आपके पास, है ना। यानी कि जर्नल साइंस में मैंने जो पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर आपको बताया है, गैशियस मतलब गैशियस स्टेट जो है मैटर की, वो कैसे बिहेव करती है अपॉन, मतलब अगर आप उसको हीट एनर्जी देते हैं तो पार्टिकल नेचर मैंने, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो पार्टिकल गेन करता है, इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस क्या है, इंटर पार्टिकुलर स्पेसिस क्या है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, तभी हम बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट तैयार कर सकेंगे। देखिए, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उसमें अगर आपको मेंस में आंसर लिखने हैं, नॉट जस्ट दैट, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी अगर आपको निकालने हैं, तो केवल फैक्चुअल नॉलेज से नहीं निकलेगा। फैक्चुअल नॉलेज जो है वो आप बहुत सारे सोर्सेज से गेन कर लेंगे, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा। और जो एग्जामिनर है वो यही देखना चाहता है कि आपने ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को समझा या नहीं, और वो देखना चाहते हैं कि आपने इंटर डिसिप्लिनरी और इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच को अच्छे से समझा है या नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी पढ़ने के लिए जो हमारी इंटीग्रेटिव अप्रोच है, उसमें क्या क्या इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, स्टैटिक प्लस डायनामिक को इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, इंटर डिसिप्लिनरी प्लस इंट्रा डिसिप्लिनरी लेकर चल रहे हैं हम, राइट। और कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स को तो हम जोड़कर चलेंगे ही। सो दिस इज आर इंटीग्रेटिव स्टडी। मैंने आपको पहले ही पिछले टॉपिक्स में ये अच्छे से समझाया है। तो जैसे कि हीट बजट अगर आज हमें समझना है, तो बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूं कि पिछले टॉपिक्स आपके पास क्लियर होने चाहिए। तो अगर आप पहली बार हीट बजट टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी मेरे साथ, तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा या रिकमेंड आपको यही करता हूं, तो पिछले टॉपिक्स मेरे जरूर देखें, तभी आपको हीट बजट टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आएगा। ऑलराइट। अदरवाइज आपके पास फिर फैक्ट्स ही रह जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेंगे सारे के सारे, राइट। सो मूविंग टुवर्ड्स हीट बजट, आज हमें क्या क्या समझना है। सबसे पहले हमें इंसोलेशन के कॉन्सेप्ट को समझना है कि इंसोलेशन क्या है ना। वैसे इंसुलेशन के बारे में मैंने कुछ बेसिक बातें आपको बताई थी, बट मैंने आपको कहा था कि आगे आने वाले सेशन में डिटेल में समझाऊंगा। आज मैं इंसुलेशन का आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, अगला सेशन प्रॉपर केवल इंसुलेशन पर ही होगा, राइट। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है वो है कि हीट बजट होता क्या है, राइट। और तीसरी चीज हम समझेंगे कि हीट ट्रांसफर जो है वो कैसे होता है। तो हीट ट्रांसफर के बेसिक जो है वो मेथड्स को समझने की कोशिश करेंगे। उनको जब हम समझेंगे तभी हम हीट बजट को अच्छे से समझ पाएंगे आज हम, राइट। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में इंसुलेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से क्रैक करेंगे, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद इंसुलेशन। इंसुलेशन बेसिकली क्या है? इनकमिंग सोलार रेडिएशन है ये, इनकमिंग सोलार रेडिएशन, या टेक्निकल भाषा में बोला जाए कि अमाउंट ऑफ सोलार एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सिंपल एज दैट। इंसुलेशन क्या है
कि अमाउंट ऑफ सोलार रेडिएशन या सोलार एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, इस तरह आप कैलकुलेट करते हैं किसे, इंसोलेशन को। आगे आने वाले टॉपिक में इंसोलेशन डिफरेंट डिफरेंट मतलब अर्थ के ऊपर जो है वो कहाँ कहाँ पर इंसुलेशन रहता है, या कहने का मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसुलेशन हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। बट यहाँ पर हम एक बेसिक डेफिनेशन उठाते हैं इंसुलेशन की, क्या है कि जो सोलार रेडिएशन पड़ रहा है धरती पर, राइट, कितनी एनर्जी आ रही है सोलार रेडिएशन की पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, राइट। दैट मीन्स अगर मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, राइट, ये हमारी अर्थ है और ये इसका एटमॉस्फेयर है, और ये हमारा सन जो है वो दूर से सोलार रेडिएशन डाल रहा है, तो सोलार अर्थ जो है वो बहुत छोटी है एज कंपेयर टू सन, और सन जो है वो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है। तो सन की रेज जो अर्थ की तरफ आ रही है ना, हम कंसीडर करते हैं कि दोज रेज आर पैरेलल, राइट, वो सभी रेज जो है वो पैरेलल पड़ रही है। बट ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ अर्थ वो सभी रेज जो है वो वर्टिकली फॉल नहीं कर रही है, एंड ड्यू टू द एक्सियल टिल्ट ऑफ अर्थ वो जो रेज हैं, मान लीजिए ये इक्वेटर है और ये हमारा क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अर्थ के एक्सियल टिल्ट या अर्थ के पोजीशन 1 या पोजीशन 3 पर होने से, याद है आपको पोजीशन 1 पोजीशन 3 मैंने क्या बताया था, यानी समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस वाली पोजीशन पर होने की वजह से हम कैलकुलेट करते हैं कि वर्टिकल रेज, दो दीज रेज आर पैरेलल, लेकिन अर्थ के कर्वेचर होने की वजह से वर्टिकल रेज जो हैं वो सन की कहां कहां पर पड़ रही हैं, तो वर्टिकल रेज सन की पड़ती हैं नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री तक ही। ठीक है, बट मिलांकोविक साइकिल की वजह से हम आगे समझेंगे मिलांकोविक साइकिल को, और वहां पर हम कवर करेंगे कि ये जो क्या बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, इनकी पोजीशन जो है वो चेंज होती रहती है विद द एक्सियल टिल्ट के चेंज, राइट। एक्सियल टिल्ट में जो चेंज आता है 41,000 ईयर की, जो मैंने आपको बताई थी मिलांकोविक साइकिल, आप मुझे बताएंगे कि कितने डिग्री से कितने डिग्री तक चेंज होता है, और प्रेजेंट टाइम में हमारे अर्थ का जो है वो एक्सियल टिल्ट कितना है, राइट। सो इनकमिंग सोलार रेडिएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अर्थ जो है वो कर्व्ड है, और सोलार रेडिएशन जो है वो अर्थ के कर्वेचर पर केवल कुछ ही रीजन में, एक टाइम में केवल कुछ ही रीजन में जो है वो वर्टिकल रेज ऑफ सन पड़ती हैं। ठीक है, यानी कि रेस्ट ऑफ द रीजन अर्थ के कर्वेचर होने की वजह से रेस्ट ऑफ द रीजन में क्या पड़ेंगी, एट एन एंगल जो है वो फॉल करेंगी। मान लीजिए इफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में वर्टिकल रेज पड़ रही हैं, तो ऑब्वियसली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में एट एन एंगल फॉल करेंगी, राइट। या मान लीजिए अगर इक्वेटर पर वर्टिकल रेज फॉल कर रही हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, एंड नॉट जस्ट दैट, अगर आप पोलर रीजन की तरफ और बढ़ते जाएंगे तो वहां पर और जो है वो एट ए स्लांट एंगल वर्टिकल रेज पड़ रही होंगी। तो मैंने आपको क्या बताया था, और आगे इंसोलेशन वाले टॉपिक में हम इसको डीप में पढ़ेंगे भी, कि जो रेडिएशन सीधा पड़ रहा है, राइट, जो बिल्कुल वर्टिकली पड़ रहा है वो बिल्कुल वर्टिकली बाउंस बैक हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर होगा, जहां पर वर्टिकल रेज पड़ी, उसके इमीडिएट ऊपर जो एटमॉस्फेयर होगा उधर ज्यादा जो है वो गर्मी देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू वो रीजन जहां पर एट एन एंगल जो है वो सोलार रेडिएशन पड़ा, क्योंकि वहां पर एट एन एंगल, अगर मान लीजिए इधर जो है वो अर्थ के स्लांट होने की वजह से एट एन एंगल फॉल कर रहा है, तो वो एट एन एंगल जो है वो रिफ्लेक्ट भी होगा। ठीक है, तो वो ज्यादा एरिया में जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है ना, या नॉट जस्ट रिफ्लेक्टेड रेडिएशन बट ऑल्सो जो रेडिएशन अर्थ ने एब्जॉर्ब किया और फिर अर्थ ने जो है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में उसको वापस रेडिएट किया। ठीक है, तो आगे हम समझेंगे आज लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या है, सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं टेक्निकल टर्म्स में शुरू में नहीं गया था, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, पहले बेसिक फंडे समझे, उसके बाद धीरे धीरे हम टेक्निकलिटी को इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। तो आज लॉन्ग वेव रेडिएशन और शॉर्ट वेव रेडिएशन क्या है, ये मैं आपको वीन्स लॉ के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, खैर, अब इनकमिंग सोलार रेडिएशन बेसिकली क्या है, और इनकमिंग सोलार रेडिएशन यानी कि द एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, या सॉरी, इंसोलेशन इज इक्वल टू द एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि अर्थ कर्व्ड है, अर्थ जो है वो एक अर्थ का एक्सिस जो है वो टिल्टेड है, तो कहने का मतलब लिमिटेड रीजन में ही बिल्कुल सीधा रेडिएशन पड़ता है, और रेस्ट ऑफ द रीजन में सीधा जो है वो वर्टिकल रेज नहीं पड़ती। दैट मीन्स अलग अलग जगह
है ना, डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसोलेशन में हम समझेंगे कि अलग अलग रीजन में जो है वो रेडिएशन अलग तरीके से पड़ेगा, इसीलिए हम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंसोलेशन को कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि हमारी अर्थ बहुत बड़ी है, हमें किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन, मान लीजिए इक्वेटोरियल रीजन का हमें इंसोलेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है, और मान लीजिए हम विंटर सोलिस्टिस में इक्वेटोरियल रीजन का इंसोलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, जब और इक्वेटर में उस समय जो है वो, या मान लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में उस समय जो है वो सीधी रेस पड़ रही थी, तो हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम के हिसाब से वहां पर इंसोलेशन कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि अर्थ रोटेट भी कर रही है अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट। दैट मीन्स अगर मान लीजिए ये सरफेस अभी सन के सामने है, तो 12 घंटे बाद ये बिल्कुल सन के अपोजिट होगी, उस समय जो है वो सोलार रेडिएशन डायरेक्टली नहीं पड़ रहा होगा, दैट मीन्स इंसोलेशन वहां पर चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हम टाइम को भी एज अ फैक्टर जो है वो रखते हैं यहाँ पर यूनिट एरिया इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है और हम अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन पर इंसोलेशन यानी कि इनकमिंग सोलार रेडिएशन को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक दो फैक्टर तो मैंने आपको बताया ना, अर्थ की रेवोल्यूशन की वजह से जो है वो डिफरेंट रीजन पर वर्टिकल रेस पड़ती हैं, दूसरी चीज अर्थ के एक्सियल टिल्ट की वजह से डिफरेंट रीजन पर वर्टिकल रेस पड़ती हैं। तो इंसोलेशन जो है वो अर्थ की सरफेस पर ही या अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर पड़ने वाले सोलर रेडिएशन या इंसोलेशन ही जो है वो अलग अलग हमें वैल्यूज देता है। यानी कहने का मतलब इंसोलेशन इज नॉट कांस्टेंट फॉर होल ऑफ द अर्थ, इसीलिए हम पर यूनिट एरिया एंड इंसोलेशन इज नॉट कांस्टेंट फॉर होल ऑफ द अर्थ एंड ऑल द टाइम वो कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो टिल्टेड है, अर्थ रेवोल्यूट कर रही है, तो समझ गए ना, पोजीशन 1, पोजीशन 3, पोजीशन 2, पोजीशन 4 अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पर वर्टिकल रेज पड़ रही हैं, यानी कि इंसुलेशन की भी आपको अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, राइट। और अर्थ जो है वो रोटेट भी कर रहा है एक्सिस पे, तो एक प्लेस पर आज अभी अगर वर्टिकल रेज पड़ रही है तो 12 घंटे बाद यहाँ पर वर्टिकल रेज नहीं पड़ेंगी क्योंकि ये पीछे चला जाएगा, है ना, सन के अपोजिट, यानी कि नाइट टाइम होगा उस समय। तो इसीलिए इंसुलेशन को कैलकुलेट करते हैं हम पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम, ये दो फैक्टर के हिसाब से, क्योंकि इंसुलेशन इज नॉट यूनिफॉर्म ऑन अर्थ, है ना। अभी तक हम ये समझते हैं इंसुलेशन अर्थ के ऊपर यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, और हर मतलब समय जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता। तो ये दो फैक्टर आ जाते हैं इंसुलेशन के लिए। तो अभी के लिए बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन समझना आपके लिए बहुत है कि इंसुलेशन क्या है। इंसुलेशन इज द इनकमिंग सोलर रेडिएशन या एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अर्थ के किस रीजन पर कितने टाइम में कितना एनर्जी जो है वो उसने रिसीव किया, उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे वी विल कॉल दैट द इनकमिंग सोलर रेडिएशन और इंसोलेशन, राइट। खैर नेक्स्ट टॉपिक में जब मैं आपको डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसोलेशन कराऊंगा तो वहां पर आपको ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इतना ही आज हम इंसोलेशन के बारे में समझेंगे। अब हम मूव करते हैं हीट बजट के बारे में, क्योंकि इंसोलेशन हमें अगले टॉपिक को पढ़ना, मतलब अगला टॉपिक हमारा इंसोलेशन है, वहां पर हम डिटेल में इंसोलेशन को पढ़ेंगे ऑब्वियसली। आज हमें हीट बजट को पढ़ना है अच्छे से। अब हम समझते हैं कि हीट बजट क्या है। तो बजट बेसिकली क्या होता है, यानी कि किसी एक मतलब मान लीजिए इंडिया एज अ कंट्री का ही इकोनॉमिक बजट क्या है, कि कितनी कमाई हुई और कितना खर्चा हुआ। नॉट वो छोड़ दीजिए, आप अपने घर का ही देखिए या आप अपना ही देखिए, आपका बजट क्या है। जब आप बजट की बात करते हो तो उसका मतलब क्या है कि कितना इनकमिंग है और कितना आउटगोइंग है। अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो कितनी कमाई हो रही है और कितना खर्चा हो रहा है, उसकी अकाउंटिंग, उसका हिसाब किताब जब हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बजट। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन में बजट की है ना। तो हीट बजट का क्या मतलब हुआ, अब अर्थ पर इंसोलेशन यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन है अर्थ के ऊपर, राइट। पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर हम उसे कैलकुलेट करते हैं। क्यों कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको कारण बताया, राइट। तो दैट मीन्स अर्थ जो है वो क्या रिसीव कर रही है, हीट रिसीव कर रही है सन से। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि कोई एक यानी कि अर्थ पर यूनिफॉर्मली हीट रिसीव नहीं हो रही, डिफरेंट कारण है। अर्थ का रेवोल्यूशन एक कारण है, अर्थ का रोटेशन एक कारण है, अर्थ का एक्सियल टिल्ट एक कारण है। यानी पर यूनिट एरिया जो है वो अलग अलग तरीके से अर्थ जो है वो हीट रिसीव कर रही है, ठीक है। दैट मीन्स अर्थ के ऊपर जितना इनकमिंग सोलर रेडिएशन होगा, हमें कैलकुलेट क्या करना है कि अर्थ के ऊपर इनकमिंग सोलर रेडिएशन कितना है, राइट। और अर्थ से
आउटगोइंग जो है वो, यानी कि मान लीजिए हम धरती के ऊपर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक टॉपिक फिजिक्स में पढ़ेंगे कि जितनी एनर्जी रिसीव करी उतनी ही एनर्जी जो है वो लूज करनी पड़ती है, यानी एक बैलेंस जो है वो एनर्जी में होना बहुत जरूरी है। सेम फंडा अर्थ के ऊपर भी लागू होगा कि अर्थ अगर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम सर्टेन एनर्जी या सोलार एनर्जी रिसीव कर रही है तो उतना ही उसको, यानी कि किससे किससे रिसीव कर रही है, यूनिवर्स से रिसीव कर रही है ना। सन इज पार्ट ऑफ यूनिवर्स या स्पेस का पार्ट है, राइट। तो स्पेस से सोलार एनर्जी अर्थ रिसीव कर रही है तो उसको वापस भी देना पड़ेगा, एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि इनकमिंग एनर्जी शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग एनर्जी। ठीक है, तो दिस इज आवर हीट बजट, बेसिकली सिंपल एज दैट। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना हमें कि इनकमिंग एनर्जी क्या है सोलार रेडिएशन के रूप में, और हम देखेंगे कि आउटगोइंग एनर्जी किन किन रूप में जो है वो होंगी। ठीक है, सो आउटगोइंग एनर्जी या हीट जो है वो किस किस रूप में ट्रांसफर हो सकती है, उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा द मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, आपने कुछ जो है वो शब्द जो है वो मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर में ऑलरेडी सुने होंगे, जैसे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन, राइट, इवेपोरेशन। दीज आर कुछ मेथड्स हैं जिससे मैटर जो है वो हीट ट्रांसफर करता है आपस में। मैंने आपको पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर में बताया था ना कि मान लीजिए ये एक आयरन रॉड है, राइट, और यहां से आप इसको हीट करना शुरू करते हैं, या एक प्लास्टिक पेन है, यहां से आप हीट करना शुरू करते हैं, तो अगर आयरन होगा तो आयरन के दो पार्टिकल्स के बीच में इंट्रा पार्टिकुलर फोर्सेस जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस है। तो जब आप इसको हीट करना शुरू करेंगे तो एक पार्टिकल मूव करेगा तो उसकी वजह से दूसरा पार्टिकल भी मूव करना शुरू हो जाएगा, फिर तीसरा पार्टिकल मूव करना शुरू हो जाएगा। इसीलिए अगर आप इधर हीट करना शुरू करेंगे, अगर आप आयरन के बार को इधर हीट करना शुरू करेंगे तो आपको यहां पर हीट महसूस होनी शुरू हो जाएगी। सो दैट मीन्स पार्टिकल्स ने जो है वो हीट ट्रांसफर करी पोजीशन ए से पोजीशन बी तक। तो आज हम समझेंगे कि हीट ट्रांसफर अब, और पार्टिकल मैंने आपको बताया था कि किस किस स्टेट में जो है वो मैटर प्रेजेंट है धरती पर, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जो हीट एनर्जी हम रिसीव कर रहे हैं सन से, वो धरती के ऊपर किन किन मेथड से जो है वो ट्रांसफर हो रहा है हीट का। तो हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर को समझेंगे। ठीक है, हीट बजट क्या है, बेसिकली कि कितना रेडिएशन अर्थ रिसीव कर रहा है, हीट ट्रांसफर के डिफरेंट मेथड से अर्थ ने वो हीट को जो है वो किस तरह वापस स्पेस को दिया। तो इनकमिंग सोलार रेडिएशन शुड बी इक्वल टू द आउटगोइंग एनर्जी, है ना। अगर आप एनर्जी के टर्म्स में लें तो इनकमिंग जितनी एनर्जी है दैट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग एनर्जी, राइट। सो दैट मींस देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग एनर्जी, राइट। उसको हम कहेंगे हीट बजट। तो आज हम समझेंगे इसको अच्छे से। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन आप हीट बजट की लें, सो अकाउंटिंग ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग, या अकाउंटिंग ऑफ इनकमिंग क्या है, इनकमिंग है सोलार रेडिएशन, और आउटगोइंग क्या है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। लेट्स से हम रेडिएशन वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, या द एनर्जी जो रिलीज की जा रही है अर्थ द्वारा। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की जगह वर्ड यूज, मतलब फ्रेज यूज किया जाए, द एनर्जी रिलीज्ड बाय अर्थ। अब अर्थ जो है वो हीट ट्रांसफर के डिफरेंट मेथड्स को यूज करके एनर्जी जो है वो वापस स्पेस को देगा। बट कॉन्सेप्ट ये है कि इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग होना चाहिए, ये हमारा हीट बजट होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम हीट ट्रांसफर के मेथड्स को समझते हैं ताकि हम हीट बजट को अच्छे से समझ सकें, और फिर नेक्स्ट टॉपिक में हमें इंसुलेशन और क्लैरिटी से समझ आए। सो आई होप आपको हीट बजट की बिल्कुल बेसिक, अभी मैंने बिल्कुल रफ डेफिनेशन दी है। ठीक है, इनकमिंग सोलार रेडिएशन है, आउटगोइंग जो है वो अर्थ जो है वो एनर्जी रिलीज करेगा स्पेस में वापस। जब हम हीट ट्रांसफर के अलग अलग मेथड्स को समझ लेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्या वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में जो है वो वापस भेज रहा है, या एटमॉस्फेयर जितना हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है फिर उसको किस वे में, किस फॉर्म में जो है वो वापस रेडिएट बैक कर रहा है, ठीक है, स्पेस को दे रहा है। बट बेसिक फंडा ये है कि इनकमिंग शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग। ठीक है, यहां पर आज हम बेसिक एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे कि शॉर्ट वेव रेडिएशन और लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है वो क्या होता है। मैंने पिछले टॉपिक्स में शॉर्ट वेव रेडिएशन और लॉन्ग वेव रेडिएशन आपको टर्म्स यूज करके बताई थी, राइट। आज हम इन टर्म्स को और डिटेल में समझेंगे कि ये है क्या, शॉर्ट वेव रेडिएशन एंड लॉन्ग वेव रेडिएशन, राइट।
सो ट्रांसफर ऑफ हीट हमें समझना है। तो हीट को हम कैसे मेजर करते हैं? हीट को हम मेजर करते हैं टेम्परेचर में। टेम्परेचर की डिफरेंट यूनिट्स है ना, केल्विन है, फ़ारेनहाइट, डिग्रीज में मेजर करते हैं, सेल्सियस को डिग्री में मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट को और केल्विन्स में मेजर करते हैं। ठीक है, फिजिक्स में जब हम जाएंगे तो वहां पर हम और डिफरेंट जो है वो मतलब लेकर आ जाएंगे कॉन्सेप्ट की क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल टेम्परेचर का, बट वो फिजिक्स का पार्ट है। जब हम फिजिक्स में कवर करेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर को, तब आपको और क्लैरिटी से ज्योग्राफी समझ आएगी। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स हीट ट्रांसफर। हमने इंसुलेशन की बेसिक डेफिनेशन ली, इनकमिंग सोलर रेडिएशन I इज इक्वल टू E अपॉन A इंटू टी, यानी कि पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम। राइट, हमने समझा कि हम एरिया और टाइम को क्यों एज अ फैक्टर यहां पर कंसीडर कर रहे हैं। राइट, दूसरी चीज हमने हीट बजट समझा, I शुड बी इक्वल टू O। ठीक है, यानी इनकमिंग जितनी एनर्जी आ रही है, आउटगोइंग भी जो है वो उतनी ही होनी चाहिए, मतलब एक बैलेंस होना चाहिए। राइट, यानी कि नेट एनर्जी जो है वो, एक्यूमुलेटेड एनर्जी जो है वो अर्थ के पास नहीं होनी चाहिए। अगर अर्थ के ऊपर नेट एक्यूमुलेटेड एनर्जी होगी, यानी दैट मींस इनकमिंग अगर आउटगोइंग के बराबर नहीं होगा, या ना, यानी कि इनकमिंग जो है वो ज्यादा होगा और आउटगोइंग कम होगा। आउटगोइंग तभी कम होगा ना, दैट जब अर्थ ने जो है वो ट्रैप करके रख लिया, उस एनर्जी को रिलीज नहीं कर रही। ठीक है, या जो एक नॉर्मल साइकिल होती है एनर्जी को रिलीज करने की, क्योंकि सोलर रेडिएशन तो आते जा रहा है ना, लेकिन अर्थ जो है वो उसी समय उतना ही, यानी कि आउटगोइंग जो है वो उसी समय, राइट देन एंड देयर जो है वो उसी समय एनर्जी रिलीज नहीं कर देती है स्पेस में। अर्थ थोड़ा समय लगाती है, एक पूरा साइकिल होता है, बट ओवर द टाइम आप कैलकुलेट करेंगे तो इनकमिंग रेडिएशन जो है वो आउटगोइंग रेडिएशन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, बट अगर इनकमिंग ज्यादा हो जाए, आउटगोइंग कम हो जाए, यानी अर्थ जो है वो नेट एक्यूमुलेटेड एनर्जी अपने पास रख ले कुछ, उसकी वजह से क्या होता है, अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म होगा, है ना। हीट एनर्जी रिलीज नहीं हुई तो कहां पर रह गई वो, अर्थ के एटमॉस्फेयर में रह गई ना। तो उस अर्थ के एटमॉस्फेयर के गर्म हो जाने की वजह से, गर्म हो जाने को हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई, है ना। जिस वजह से हम समझेंगे कि डिफरेंट क्लाइमेटिक चेंजेस क्या आते हैं। तो वो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाले टॉपिक में हम और डिटेल में समझेंगे क्लाइमेटिक चेंजेस को, ग्लोबल वार्मिंग वाले टॉपिक को। ठीक है, बट उसका बेसिक फंडा हम आज निकाल कर लाएंगे हीट बजट टॉपिक से। राइट, सो आई होप बिल्कुल बेसिक आपको क्लियर हुआ होगा, इंसुलेशन, हीट बजट और हीट ट्रांसफर क्या है। अच्छा, हीट ट्रांसफर आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, अभी कर लेते हैं। डिफरेंट मेथड है हीट ट्रांसफर होने के, लेकिन हीट ट्रांसफर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर जो है वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आई होप मैंने पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर आपको क्लियर किया है। उसके अलावा आपको डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे बिहेव करती है, यानी गैशियस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट, यानी कि फ्लूइड्स कैसे बिहेव करते हैं, और सॉलिड जो है वो मतलब मैटर जो है वो कैसे बिहेव करता है, इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस एज वेल एज इंटर पार्टिकुलर स्पेसिस के बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस के टाइप्स क्या हैं, है ना। आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, वेंडरवॉल फोर्सेस हैं, पार्टिकल टू पार्टिकल अट्रैक्शन है। वो हम केमिस्ट्री में आगे आने वाले टॉपिक्स में समझेंगे, बट अभी फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस है, बट पार्टिकल के बीच में स्पेस भी है। इन अट्रैक्टिव फोर्सेस और स्पेस को जब हम मतलब स्टडी करते हैं डिफरेंट क्या बोलते हैं मैटर के, तो हमें डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर निकलती हुई दिख जाती है, गैशियस, लिक्विड एंड सॉलिड। राइट, सो आई होप ये बेसिक फंडा जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा। लेट अस मूव टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है वो, या प्रोसेस ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर जो है वो क्या है, या डिफरेंट प्रोसेसेस से हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में, या अर्थ के ऊपर कह लीजिए। ठीक है, अर्थ के अंदर हम जियोमॉर्फोलॉजी जब कवर करेंगे तो वहां पर मैं आपको अर्थ के अंदर जो हीट ट्रांसफर चल रहा है वहां पर समझाऊंगा। ठीक है, बट लेट अस इन स्टेटमेंट्स को हम कंसीडर करते हैं और समझते हैं हीट ट्रांसफर को। राइट, इफ देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू सिस्टम्स, हीट विल ऑलवेज फाइंड अ वे टू ट्रांसफर फ्रॉम हायर टू लोअर सिस्टम। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मान लीजिए ये एक बार है आयरन का, और यहां से आपने इसको हीट करना शुरू किया, तो बेसिक मतलब क्या है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यानी पॉइंट ए में जो है वो क्या होगा, पॉइंट ए में जो आयरन बार के पार्टिकल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि हम उन्हें हीट एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, बट द पार्टिकल्स आर
ज्वाइन टुगेदर है ना, इस तरह पार्टिकल्स जो है वो जुड़े हैं आपस में बाय इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस, तो होगा क्या, एक पार्टिकल अगर ज्यादा जोर से मूव कर रहा है और अगर वो दूसरे से जुड़ा है तो दूसरा भी मूव करेगा कंसिक्वेंटली। और अगर पार्टिकल जो है वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे हैं, उसी को तो हम कह रहे हैं कि वो हीट एनर्जी जो है वो उनके अंदर आ रही है, राइट। दैट मीन्स अगर यहां पर हीट एनर्जी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जो है वो हीट ट्रांसफर होगा, जहां पर ज्यादा हीट एनर्जी है और जहां पर कम हीट एनर्जी है उस तरफ जो है वो हीट ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी और पार्टिकल्स जो है वो मूव करने शुरू हो जाएंगे। दैट मीन्स कुछ समय बाद, इफ दिस इज अ मेटल बार, राइट, आगे मेटलिक और नॉन मेटल जो मतलब क्या बोलते हैं एलिमेंट्स हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उसको हम समझेंगे, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। बट हम आयरन बार का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं कि अगर आयरन बार को आपने इधर से हीट करना शुरू किया, पॉइंट ए पर हीट करना शुरू किया, तो पॉइंट बी पे जो पार्टिकल्स होंगे आयरन के वो भी मूव करना शुरू कर देंगे कुछ देर बाद। दैट मीन्स वो भी जब हम उन्हें टच करेंगे या जब हम उन्हें मेजर करेंगे, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ही उनकी मतलब हीट एनर्जी बताती है, राइट। पार्टिकल में जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वो हीट जो है वो निकालनी शुरू करेंगे, या हमारे न्यूरॉन्स जब उनको टच करेंगे तो हमारा दिमाग जो है वो बोलेगा कि ये तो हीट है ना, ठीक है, हमें गर्म लगेगा वो। या अगर हम उनको डिफरेंट क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट से अगर मेजर करने की कोशिश करेंगे तो वो रीडिंग्स देंगे हीट की, राइट। तो बेसिकली डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट है वो रीडिंग किस चीज की लेते हैं, वो पार्टिकल मूवमेंट की रीडिंग ले रहे होते हैं कि नॉर्मल से फालतू अगर पार्टिकल उछल रहा है दैट मीन्स हीट है इसके पास, दैट मीन्स ये हीट एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। तो यही बिल्कुल बेसिक फंडा है। आई होप अगर आपने पार्टिकल नेचर अच्छे से समझा होगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं कि हीट विल ऑलवेज फाइंड अ वे टू ट्रांसफर फ्रॉम हायर टू लोअर सिस्टम। हायर सिस्टम कहां पर है, जहां पर पार्टिकल की स्पीड जो है वो ज्यादा है, नॉर्मल से ज्यादा है, वहां से लोअर सिस्टम तक जो है वो पहुंच जाएगी हीट, ठीक है। तब तक पहुंचेगी लोअर सिस्टम तक जब तक जो है वो एनर्जी बिल्कुल इतनी कम नहीं हो जाती कि वो इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस को हिला ही ना सके। मान लीजिए कि ये इंटर पार्टिकुलर जो है वो फोर्सेस हैं और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, आप एक पार्टिकल को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टिकल फोर्सेस इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं कि दूसरा पार्टिकल तो हिल रहा है लेकिन तीसरा हिल ही नहीं रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पार्टिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मूव ही नहीं कर रहा आपका पार्टिकल, ठीक है। तो हीट आगे ट्रांसफर ही नहीं होगी अनटिल अनलेस आप एनर्जी को बढ़ाएं। समझे आप? बहुत ही बारीकी से समझे इन कॉन्सेप्ट्स को। नाउ सो हायर टू लोअर सिस्टम में हीट मूव कर जाएगी, राइट। दैट मीन अब हमें समझना है कि डिफरेंट क्या क्या जो है वो प्रोसेसेस रहते हैं, क्या क्या मेथड से हीट जो है वो हायर से लोअर सिस्टम में जाती है। तो बीच में कंडीशंस क्या लगेंगी? बीच में कंडीशन लगेंगी इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस, इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस, या पार्टिकल प्रेजेंट है भी या नहीं है। ये भी तो केस हो सकता है ना कि पार्टिकल प्रेजेंट ही ना हो, राइट। नाउ हीट कैन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ नंबर ऑफ वेज। क्या क्या? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड इवापोरेशन। उसके अलावा एडवेक्शन भी होता है, एडवेक्शन भी हम समझेंगे कि एडवेक्शन क्या है। तो हीट ट्रांसफर के डिफरेंट जो है वो क्या बोलते हैं मेथड्स क्या क्या हैं। अगर आपको हीट ट्रांसफर करना है तो आप कंडक्शन कर सकते हैं, कन्वेक्शन कर सकते हैं, रेडिएशन से हीट ट्रांसफर हो जाएगी, और इवेपोरेशन से हीट ट्रांसफर होगी। इवेपोरेशन से कैसे होगी आज मैं आपको समझाऊंगा। लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। तो लेटेंट हीट को ट्रैप करता है पार्टिकल, वाटर का पार्टिकल, राइट, वहां से वो हीट को ट्रांसफर करेगा। जब आगे आने वाले टॉपिक्स में मैं आपको क्या बोलते हैं इवेपोरेशन के माध्यम से क्लाउड फॉर्मेशन किस तरह होते हैं और फिर डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशंस यानी कि रेनफॉल, स्नोफॉल और हेल्स के बारे में जो आपको मैं बताऊंगा, तो वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह हीट जो है वो एब्जॉर्ब की गई आस पड़ोस के एटमॉस्फेयर से और रिलीज की गई आस पड़ोस के एटमॉस्फेयर में, ठीक है। सो दैट मीन्स इवेपोरेशन का जो मेथड है वो भी हीट ट्रांसफर करता है। आज हम समझेंगे कैसे, ठीक है। बट एक एक करके पहले हम कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को समझे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स इवेपोरेशन, राइट। बोथ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन रिक्वायर मैटर टू ट्रांसफर हीट। अब ये क्या है, आइए पहले हम कंडक्शन को समझते हैं ताकि आप समझ सके इस फंडे को, राइट। मैंने आपको क्या बोला, हीट जो है वो एक पार्टिकल को आपने क्या किया, एक पार्टिकल को मूव किया, एक पार्टिकल मूव हो रहा है, वो दूसरे पार्टिकल से पार्टिकुलर फोर्सेस की वजह से जुड़ा है। अब वो डिफरेंट पार्टिकुलर फोर्सेस डिफरेंट फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स की वजह से क्रिएट होता है, वो हम केमिस्ट्री में समझेंगे, आयनिक कोवलेंट बॉन्ड्स वगैरह, राइट। बट दो पार्टिकल्स के बीच में क्या है, दो पार्टिकल्स के बीच में जो है वो
इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन है, तो एक को मूव करेंगे तो दूसरा भी मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, इस फंडे को बोलते हैं आप कंडक्शन। ठीक है, कि हीट का क्या हुआ, कंडक्शन हुआ। राइट, सो ट्रांसफर ऑफ हीट एक बॉडी से, नॉट जस्ट एक ही मैटर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है। एक बॉडी के अंदर तो हो ही रहा है, लेकिन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है बाय द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, है ना। और वो पार्टिकल्स जो है वो आपस में कैसे थे, वो पार्टिकल्स जो है वो आपस में कांटेक्ट था उनका, तभी तो मूव करेगा ना। मान लीजिए ये एक सॉलिड है ना, ये सॉलिड जो है वो भयंकर इसके पार्टिकल मूव कर रहे हैं। मान लीजिए कोई एक आयरन बार है, आपने उसको गर्म किया तो दैट मीन उसके पार्टिकल जो है वो भयंकर मूव कर रहे हैं। तो मान लीजिए उस आयरन बार के नजदीक अगर आप अपना हाथ ले जाते हैं, मान लीजिए आप अपना हाथ ले आए आयरन बार के नजदीक, तो आयरन बार के कुछ ही दूरी से आपको हीट महसूस होने लग जाएगी। या ये बात छोड़िए, राइट, जब कोई कोयला अगर जल रहा होता है, तो कोयला अगर जल रहा है तो कुछ दूरी से हमें हीट महसूस होने लग जाती है। तो वो क्या हुआ, कोयले के पार्टिकल्स ने या उस गर्म आयरन रॉड के पार्टिकल्स ने अपने आसपास मौजूद जो एयर है उनमें एनर्जी देनी शुरू कर दी, और जो आसपास मौजूद एयर है उसके पार्टिकल्स बहुत तेजी से हिलना शुरू हो गए। और जैसे ही हमारे सेंसेस के संपर्क में वो आए पार्टिकल्स, तो हमारे दिमाग को पता चला कि नहीं, इस आयरन रॉड के आसपास की एयर भी गर्म है। ठीक है, सो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हुआ, बाय द, मतलब एक उनके बीच में जो है वो कांटेक्ट मौजूद था, पार्टिकुलर कांटेक्ट मौजूद था, और एनर्जी जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गई। कैसे, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इसका एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल जो है वो हमारे टीचर्स ने स्कूल में दिया था कि मान लीजिए एक टीचर जो है वो बिल्कुल फ्रंट ऑफ द डेस्क बैठा है ना, मतलब बिल्कुल फ्रंट डेस्क के सामने बैठा है, और 6 जो है वो रोज हैं, और सबसे आखिरी रो में जो स्टूडेंट बैठा है, मान लीजिए आप बैठे हैं और आपने मान लिया सर से पेन, और आपके सामने जो है वो 5 स्टूडेंट जो हैं वो बैठे हैं। तो अब टीचर क्या करेगा, टीचर अपनी जेब से पेन निकालकर पहले बेंच पे जो स्टूडेंट बैठा है उसे दे देगा। ठीक है, अब वो स्टूडेंट जो है वो पास करेगा उस पेन को पीछे, अगला स्टूडेंट जो है वो और पीछे पास करेगा, अगला स्टूडेंट लेगा फिर और पीछे पास करेगा, ऐसे करते करते फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच में जो है वो पहुंच जाएगा पेन। ठीक है, यहां पर टीचर ने दिया, आपको जो है वो पेन मिल गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन, कि हीट एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में पास होती गई। ठीक है, ये पार्टिकल मूव कर रहा था, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में जो है वो बॉन्ड थे, है ना, या इस पार्टिकल इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस थे। इसके मूव करने की वजह से ये भी मूव करने लगा, इसके मूव करने की वजह से फिर ये भी मूव करने लगा, लेकिन धीरे धीरे एनर्जी कम होती जाती है, इसलिए यहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होगी और इधर पहुंचते पहुंचते जो है वो गर्मी कम हो जाएगी। मान लीजिए सबसे पहले बच्चे ने जो है वो पेन का रैपर फाड़ा, दूसरे बच्चे ने पेन का ढक्कन तोड़ दिया, तीसरे बच्चे ने पेन की ग्रिप उतार दी, है ना, चौथे बच्चे ने पेन की रिफिल निकाल ली, पांचवें बच्चे ने पेन को 2 टुकड़े में कर दिया, और आप तक जब पहुंचा तो पेन के जो है वो केवल 2 ही टुकड़े थे। ठीक है, तो खैर इस कॉन्सेप्ट को आगे हम समझेंगे कि हीट जो है वो धीरे धीरे डिसिपेट हो जाती है जैसे जैसे पार्टिकल आगे मूव करते रहते हैं। ठीक है, बट अभी हमें ये समझना है कि बॉडी से बॉडी में मूवमेंट हो रहा है कांटेक्ट प्रोसेस की वजह से। दैट मीन्स यहां पर एक मीडियम होना जरूरी था, है ना। अगर बीच में ये बच्चे नहीं होते तो ये टीचर जो है वो पास करके पेन नहीं दे पाता आखिरी स्टूडेंट को। ठीक है, सो एक बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन जो है वो कंडक्शन की उठाते हैं, इन स्टेटमेंट्स के माध्यम से कंडक्शन को और डीप में समझने की कोशिश करते हैं। राइट, कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन सब्सटेंसेस दैट आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए पार्टिकल्स के बीच में। द बेटर द कंडक्टर द मोर रैपिडली हीट विल बी ट्रांसफर्ड। सो अब एक बेटर कंडक्टर क्या है, इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस को समझ गए ना आप। एक बेटर कंडक्टर वो मटेरियल है जिसके जिसके पार्टिकल्स के बीच में कुछ इस तरह के बॉन्ड्स हैं कि अगर एक पार्टिकल मूव करे तो दूसरा पार्टिकल भी रेडिली मूव होना शुरू हो जाए। ठीक है, ऐसा अगर कोई मैटर है तो आप उसे कहेंगे कि वो बेटर कंडक्टर है। तो जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट, स्पेशली जैसे कि मतलब जो बेटर मेटल्स हैं जैसे कि आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। राइट, वैसे तो खैर हम देखेंगे कि गोल्ड
हीट ट्रांसफर किस तरह करता है, खैर इनके बारे में आगे समझेंगे। बट पॉइंट ये है कि मेटल्स जो हैं वो बेटर तरीके से हीट को कंडक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स के पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, उनके इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं। तो अगर आप उनको हीट देते हैं तो उनके इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस टूटते नहीं, बट रादर वो अपना जो पार्टिकुलर मूवमेंट है वो अगले को पास ऑन कर देते हैं। इससे हीट जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, हीट क्या है? बेसिकली द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय पार्टिकल्स, राइट। मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्यों? क्योंकि मेटल के इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा हैं, तो आप उनको हीट एनर्जी देंगे तो वो बेसिकली अगले पार्टिकल का भी वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है, फिर वो अगला पार्टिकल वाइब्रेट होगा, तो सो ऑन जो है वो पार्टिकल बाय पार्टिकल हीट ट्रांसफर हो जाएगी। बट यहां पर कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हों, है ना। जैसे मान लीजिए आपसे 10 मीटर की दूरी में कोई आयरन रॉड जो है वो बहुत गर्म हो रही है, तो आप तक क्या उसकी हीट आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि बीच में स्पेस बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो कंडक्शन नहीं हो पाया, आप तक जो है वो हीट कंडक्शन के माध्यम से नहीं पहुंची है, राइट। नाउ द कंडक्शन प्रोसेस अफेक्ट्स ओनली द लोअर लेयर्स नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये अर्थ की सरफेस है, अभी अर्थ के एटमॉस्फेयर को कंसीडर नहीं करते। ठीक है, ये सोलार रेडिएशन आ रहा है और अर्थ की सरफेस पर आकर टकराया। ठीक है, अब अर्थ की सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए? गर्म हो गए, राइट। और जो एयर बिल्कुल नजदीक थी, जो एयर के पार्टिकल बिल्कुल नजदीक थे, वो सबसे पहले हीट गेन करेंगे धरती के संपर्क में आने से, तो ये ज्यादा गर्म होंगे। ठीक है, और हाइट वाले जो हैं वो, मतलब मान लीजिए जो एयर के पार्टिकल इधर है, इन तक धरती जो गर्म हुई है उस वजह से हीट इन तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, लूज हो जाएगी तब तक एनर्जी। ठीक है, तो लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में कंडक्शन होता है, अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में कंडक्शन नहीं पहुंच पाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंडक्शन के लिए क्या चाहिए? डायरेक्ट कांटेक्ट चाहिए कंडक्शन के लिए। कंडक्शन के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए कंडक्शन के लिए। ठीक है, दिस passes the energy from hot end down to the colder end of the substance। तो मैंने आपको बताया ना, हॉट से कोल्डर एंड की तरफ पहुंचते हैं। और हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है? ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, और लेट से ड्यू टू दी वाइब्रेशन। पार्टिकल्स में वाइब्रेशन हुई, उस वजह से पार्टिकल वाइब्रेट ही कर रहे हैं ना, मूवमेंट होने का मतलब क्या? वाइब्रेट कर रहे हैं पार्टिकल, सो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल से जो है वो हीट ट्रांसफर हुई आगे। ठीक है, सो द कंडक्शन प्रोसेस जो है वो मेजॉरिटरली कंडक्शन प्रोसेस कौन फॉलो करते हैं? मेटल्स फॉलो करते हैं। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत नजदीक हैं, तो एक पार्टिकल में अगर वाइब्रेशन है तो वो बहुत आसानी से दूसरे पार्टिकल में वाइब्रेशन दे देता है ना, अपनी वाइब्रेटिंग जो एनर्जी है वो अगले पार्टिकल में पास कर देता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड हैं इनके। सॉलिड और लिक्विड और गैसेस में बताया था ना मैंने आपको कि पार्टिकल्स जो हैं वो सबसे क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड के, राइट। अब एक और पॉइंट है कि जब हीट ट्रांसफर होता है ना कंडक्शन में, तो मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट में हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या ये पार्टिकल उठ के यहां तक गया? नहीं, इस पार्टिकल ने अपनी एनर्जी अगले पार्टिकल को दे दी, अगले ने उससे अगले को पास करी, राइट। सो दैट मींस एनर्जी पास हो रही है, पार्टिकल मूव नहीं कर रहा। तो कंडक्शन में नो पार्टिकल मूव्स, पार्टिकल मूव नहीं करता कंडक्शन में। ठीक है, तो कंडक्शन के लिए क्या क्या फंडे आए? कंडक्शन जो है वो मीडियम रिक्वायर करता है। ठीक है, मीडियम होना चाहिए। मीडियम कहने का मतलब कि पार्टिकल्स प्रेजेंट होने चाहिए, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल आप कंडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, सो मीडियम होना चाहिए कंडक्शन के लिए, है ना। कंडक्शन इज अ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कॉन्टैक्ट होना चाहिए। कंडक्शन में क्या होता है कि जो हीट है वो वाइब्रेशंस के माध्यम से ट्रांसफर होती है। ठीक है, कोई पार्टिकल, नो पार्टिकल लीव्स, है ना, कोई पार्टिकल जो है वो अपना प्लेस छोड़ता नहीं है, एक पार्टिकल वहीं मौजूद है, बट स्टिल पोजीशन ए से पोजीशन बी में जो है वो एनर्जी, हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो गई। ठीक है, सो दिस इज कंडक्शन। ये कंडक्शन की कुछ बेसिक जो है वो रिक्वायरमेंट्स है, ध्यान रखना। आई होप आपको कंडक्शन जो है वो समझ आया होगा, राइट। अगला है कन्वेक्शन। अगला फंडा है हमारा क्या? कन्वेक्शन। ठीक है, पहले कन्वेक्शन को समझते हैं, देन रेडिएशन को पकड़ेंगे। कन्वेक्शन क्या है?
तो जिस तरह कंडक्शन सॉलिड्स में होता है, कन्वेक्शन होता है फ्लूइड्स में। ठीक है, अब फ्लूइड कौन कौन से हमारे, जो मेजॉरिटीरली जो स्टेट हैं, मतलब कौन कौन सी हैं, लिक्विड और गैसेस हैं। अदरवाइज प्लाज्मा को भी आप फ्लूइड ही कंसीडर करेंगे, बट हम अभी लिक्विड और गैसेस की बात करते हैं। ठीक है, कि प्लाज्मा भी फ्लो करता है, राइट। सो लिक्विड्स, गैसेस और लिक्विड्स में जो एनर्जी ट्रांसफर होगी या हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी, वो होगी बाय द मेथड ऑफ कन्वेक्शन। ठीक है, अब कन्वेक्शन क्या होता है, देखिए स्टेटमेंट के माध्यम से, थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस बाय कन्वेक्शन। कन्वेक्शन अकर्स व्हेन वार्मर एरियाज ऑफ अ लिक्विड और गैस राइज टू कूलर एरियाज इन द लिक्विड और गैस। ठीक है, सो बेसिकली मैं आपको समझाता हूं कन्वेक्शन क्या है। मान लीजिए ये हमारी अर्थ की सरफेस है, ये हमारे अर्थ का जो है वो क्या है, एटमॉस्फेयर है। सो कन्वेक्शन किस में हो रहा है, फ्लूइड्स में हो रहा है। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में कन्वेक्शन किस में होगा, गैसेस में होगा। ठीक है, तो सोलार रेडिएशन जो है वो रिसीव किया अर्थ की सरफेस ने, अर्थ की सरफेस हो गई गर्म। अब अर्थ की सरफेस अगर गर्म है तो इसके संपर्क में जो इमीडिएट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जो बिल्कुल नीचे की लेयर है, वहां पर तो कंडक्शन हो गया। ठीक है, इधर क्या हुआ, कंडक्शन हो गया। ठीक है, बट ये जो एयर गर्म हुई है ना, अब ये एयर जो गर्म हुई है, ये क्या हो गया, इसकी डेंसिटी जो है वो घट गई। डेंसिटी घट गई तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इट विल राइज। ये अगर राइज करेगा तो ये बेसिकली कोशिश करेगा कि मैं ऊपर जाऊं। अगर ये ऊपर जाएगा, इसकी जगह यहां पर खाली हो गई है, तो इसकी जगह कौन लेगा, यहां ऊपर जो ठंडी एयर मौजूद थी वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, जो हॉट एयर है वो यहां पहुंच गई। अब ये हॉट एयर यहां पहुंची है। ठीक है, अब इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ये कि मैं और ऊपर जाऊं, राइट। ये हॉट एयर और ऊपर पहुंचेगी, यहां की जो कूल एयर है वो इस तक पहुंचने की कोशिश करेगी, राइट। और देखिए इधर से कंडक्शन हो रहा है ना, सरफेस से कंडक्शन हुआ, बिल्कुल लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंडक्शन की वजह से गर्म हुई, बिल्कुल धरती के नजदीक कंडक्शन की वजह से गर्म हुई। फिर उसके ऊपर कन्वेक्शन होता है, ये पार्टिकल गर्म हुआ, इसकी टेंडेंसी क्या है कि मैं ऊपर जाऊं, क्योंकि डेंसिटी कम हो गई ना, अब ये ऊपर जाएगा, राइट। और ये नीचे जो है वो स्पेस खाली हो गया, इस स्पेस खाली को भरने के लिए ऊपर जो भारी पार्टिकल है, जो ठंडा पार्टिकल है, वो नीचे आ जाएगा, राइट। अब ये यहां पहुंचा, अब इसकी टेंडेंसी है कि मैं और ऊपर जाऊं, क्योंकि अभी भी हीट एनर्जी है इसके पास, तो ये और ऊपर जाएगा, तो यहां पर जो ठंडा पार्टिकल है वो नीचे आएगा, राइट। फिर बाय द टाइम ये ठंडा पार्टिकल इधर पहुंचेगा, जो इधर वाला ठंडा पार्टिकल नीचे पहुंचा था, ये गर्म होकर फिर इसकी जगह लेने पहुंचेगा। सो दैट मीन्स यहां पर देख रहे हैं आपको, ये कन्वेक्शन की आपको साइकिल्स नजर आएंगी। सो अर्थ की सरफेस के ऊपर जहां तक ये कन्वेक्शन की साइकिल्स हो पाती हैं, उतनी लेयर को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्योंकि जहां तक ये कन्वेक्शन साइकिल्स हो पाती हैं, वहां तक हमारे वाटर वेपर्स राइज हो पाते हैं, है ना, वहां तक हमें हमारे वेदर फिनोमेना देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये कन्वेक्शन ऑफ एयर की वजह से क्या है, ये एडी करंट्स पैदा हो रहे हैं, ये गोल गोल, इनको एडी करंट्स बोलते हैं हम। ये टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं, या इसी वजह से हम प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। यहां पर हॉट टेम्परेचर है, यहां पर हॉट पार्टिकल पहुंचा ना, यहां पर कूल है, तो पार्टिकल्स अगर मूव कर रहे हैं तो बेसिकली क्या है, विंड फ्लो कर रही है ना, तो हमें विंड के फिनोमेना देखने को मिलेंगे। आगे इनको और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। बट अभी आप प्रोसेस ऑफ क्या समझिए, कन्वेक्शन। तो इधर का पार्टिकल पहले इधर पहुंचा और फिर आगे पहुंचा, और ये तब तक ऊपर जाता रहेगा जब तक इसके पास एनर्जी नहीं बचेगी। ठीक है, मतलब जब तक, क्योंकि हर लेवल पर ये ऊपर जाता हुआ जो है वो एनर्जी रिलीज करता जा रहा है ना, एनर्जी डिसिपेट होती जाएगी इससे। क्यों होती है, कैसे होती है, आगे आने वाले टॉपिक में समझेंगे। बट कंडक्शन और कन्वेक्शन में डिफरेंस क्या है कि देयर इज अ पार्टिकल मूवमेंट इन कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो है वो फ्लूइड में होगा, यानी लिक्विड और गैसेस में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप पानी के अगर आप ग्लास को गर्म करते हैं, है ना, ये पानी है, आप नीचे से बर्नर लगाएंगे, अगर आप गर्म करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले ये पानी गर्म होगा। जैसे ये पानी गर्म होगा, पार्टिकुलर फोर्सेस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, डेंसिटी कम हो जाएगी, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ऊपर जाऊं। यहां पर खाली स्पेस है तो ऊपर वाले की टेंडेंसी क्या होगी, नीचे जाऊं। तो फ्लूइड में भी क्या हो रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है ना। ठीक है, पार्टिकल मूव क्यों कर सका, क्योंकि इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस बहुत कम है एज कंपेयर टू सॉलिड्स, इसलिए पार्टिकल ही मूव कर गया।
तो फ्लूइड्स में क्या देखने को मिलता है, हमें कन्वेक्शन देखने को मिलता है। सॉलिड्स में क्या देखने को मिलता है, कंडक्शन देखने को मिलता है, बिकॉज सॉलिड में पार्टिकल नहीं मूव कर पाता, फ्लूइड में पार्टिकल मूव कर जाता है। ठीक है, तो दैट मीन्स कन्वेक्शन इज अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन फ्लूइड्स वेयर पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। पोजीशन ए से पोजीशन बी तक पार्टिकल ने मूव किया। क्यों मूव किया, क्योंकि जैसे ही उसने एनर्जी गेन करी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस जो है वो खुल गए, बढ़ गए, इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस बढ़ गए तो डेंसिटी घट गई, डेंसिटी घट गई तो लेस डेंसर पार्टिकल की, लेस डेंसर मैटर की टेंडेंसी क्या होती है कि राइज करूं। और जैसे ही उसने अपनी जगह छोड़ी नीचे एक वैक्यूम बना, उस वैक्यूम को भरने के लिए ऊपर से और पार्टिकल आ गया, हैवी पार्टिकल नीचे आ गया, लाइट पार्टिकल ऊपर चला गया। इसको बोलते हैं आप कन्वेक्शन करंट। इस कन्वेक्शन करंट की वजह से बहुत सारे वेदर फिनोमेना हमें समझ आ जाएंगे अगर हमें कन्वेक्शन करंट का फंडा समझ आ गया तो। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल हो तो आप मुझे तुरंत कमेंट में बताएं कि सर ये फंडा समझ नहीं आया। ठीक है, ऑलराइट, द पार्टिकल्स मूव्स, और जैसे जैसे पार्टिकल मूव कर रहा है वो मूव कर रहा है और उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, तो वो काइनेटिक एनर्जी अपने साथ लेता हुआ जा रहा है। ठीक है, सो पार्टिकल मूव्स एंड टेक्स हीट एनर्जी विद इटसेल्फ, हीट एनर्जी वो अपने साथ लेता हुआ जाएगा। दैट मींस अगर आप एक थर्मोमीटर से यहां पर पार्टिकल मूवमेंट को मेजर करेंगे, क्योंकि हीट को हम मेजर करते हैं टेम्परेचर्स में, है ना। हीट क्या है, हीट एक एनर्जी है और एनर्जी को आपको मेजर करना पड़ेगा, अदरवाइज एनर्जी अपने इफेक्ट तो दिखाएगी, इफेक्ट दिखा तो रही है कन्वेक्शन करंट्स के रूप में, बट हम उनको मेजर करेंगे। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है, लाइक हमारे पास थर्मोमीटर्स है, जो हम यहां पर थर्मोमीटर से नापने लगेंगे तो हमें रीडिंग आएगी हायर टेम्परेचर की। दैट मीन्स पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है तेजी से, तो मतलब वो हीट एनर्जी लेकर जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच गया, पार्टिकल मूव हुआ फ्लूइड में, दैट मीन्स कन्वेक्शन हुआ है। ठीक है, बहुत ही बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। सो लिक्विड्स और गैसेस जो है वो हमारी क्या करती हैं, कन्वेक्शन करती है। अगर आपको समझ आया होगा तो मुझे कमेंट में बताएं कि सर मजा आ गया, मुझे ऐसा लगता है कि आपको मजा आया होगा। तो यहां पर क्या है, कन्वेक्शन में कंडक्शन, हाउ कन्वेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम कंडक्शन। कन्वेक्शन में हमें पार्टिकल मूवमेंट नजर आ रहा है, कंडक्शन में पार्टिकल नहीं मूव कर रहा, मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक हीट एनर्जी लेकर नहीं जा रहा है पार्टिकल। इन केस ऑफ कंडक्शन पार्टिकल जो है वो अपने पड़ोसी पार्टिकल को हिला दे रहा है, चल तू भी हिल ले, और उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी, हम जब रीडिंग लेंगे तो हमें टेम्परेचर दिखेगा। ठीक है, बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी इन अ पार्टिकल इज द हीट एनर्जी, है ना। वो हीट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, हम कैसे रिसीव करते हैं, धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट जो है वो और थोड़े कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, आगे आने वाले टॉपिक्स में कवर होंगे। ठीक है, खैर अब हम बात करते हैं रेडिएशन की। ठीक है, अगला प्रोसेस जो है जिससे हीट ट्रांसफर हो जाती है वो है रेडिएशन। अब सॉलिड में हो गया कंडक्शन, लिक्विड गैस में हो गया कन्वेक्शन कन्वेक्शन। मान लीजिए मीडियम मौजूद ही नहीं है, तो अब हीट कैसे ट्रांसफर कीजिएगा। सन करोड़ों किलोमीटर दूर से हीट हमारी धरती को कैसे दे रहा है, जब बीच में गैसेज ही नहीं है, फ्लूइड ही नहीं है। कभी कभी बीच में एक आधा तूफान जो है वो नेबुलर गैसेज का घूमता रहता है, बट अदरवाइज बीच में मान लीजिए कि वैक्यूम है, एयर प्रेजेंट नहीं है, तो कैसे हीट जो है वो सन से धरती तक पहुंच जा रही है। जवाब है रेडिएशन। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएमडब्ल्यूज, फिजिक्स में हम समझेंगे। लेकिन आपको यह समझना होगा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पार्टिकल का डुअल नेचर है, दो नेचर है पार्टिकल के, मैटर के दो नेचर हैं। एक है मैटर का पार्टिकुलर नेचर और दूसरा है मैटर का वेव नेचर। ठीक है, दैट मीन्स अगर आप किसी बहुत ही छोटे पार्टिकल को स्पेस में मूव करेंगे तो वो वेव के फॉर्म्स में मूव करता हुआ जाएगा, राइट। और एक सर्टेन टाइप ऑफ वेव्स होती हैं जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती हैं, उनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी कि जो भी लाइट है, लाइट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द सोलर रेडिएशन दैट वी आर रिसीविंग आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये ईएमडब्ल्यूज हैं। ठीक है, या और भी बहुत सारी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमें देखने को मिलती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं, अब आप नाम से समझ ही सकते हैं कि इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म, है ना, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से कुछ लेना देना होगा। तो जब फिजिक्स में मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी समझा दूंगा, मैग्नेटिज्म समझा दूंगा, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ाऊंगा डिटेल में। लेकिन अभी के लिए आपको केवल इतना समझना है कि जो रेडिएशन है, फॉर एग्जांपल जो सोलर रेडिएशन है, वो वेव के फॉर्म में ट्रांसफर करता आ रहा है, मूव करता आ रहा है धरती के ऊपर विदाउट एनी मीडियम। वो वेव के फॉर्म में जो है वो ट्रांसफर कर रहा है और वो एनर्जी को कैरी करके लेकर आ रहा है फोटोन्स के फॉर्म में।
सोलार एनर्जी या जो लाइट एनर्जी है उसको फोटॉन्स के फॉर्म में लेकर आ रहा है, या उसके अलावा हीट जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से होती है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वजह से होती है। खैर उनको हम फिजिक्स में और जब हम डिटेल में जाएंगे तब हमें क्लैरिटी आएगी कि क्या है वो सब फंडे, ठीक है। बट रेडिएशन को एक बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन देते हैं। इट इज अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट rely upon any contact between the heat source and the heated object, as is the case with the conduction and convection. कंडक्शन और कन्वेक्शन में दोनों में मीडियम होना जरूरी है। कन्वेक्शन में लिक्विड गैसियस मीडियम होना जरूरी है, कंडक्शन में सॉलिड टू गैस या सॉलिड टू लिक्विड भी हो जाता है कंडक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कांटेक्ट होना जरूरी है, ठीक है, मीडियम होना जरूरी है, ये कंडीशन है यहां पर। बट सन इतना दूर, अर्थ इतनी दूर, बीच में बहुत सारा डिफरेंस, फिर भी सोलर रेडिएशन जो है वो एनर्जी लेकर आ जा रहा है धरती पर। दैट मीन्स कोई मीडियम रिक्वायर नहीं है। तो रेडिएशंस जो हैं वो ऐसी वेव्स हैं, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है या नहीं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम केवल वेव्स वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है या नहीं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने वेव्स वाला पार्ट आपको बताया है कि मैटर वेव में ट्रांसफर करेगा, वेव्स के फॉर्म में मैटर जो है वो मूव करता है, ठीक है। तो रेडिएशंस जो है वो वेव के फॉर्म में सन से धरती तक पहुंच रही हैं और वो अपने साथ एनर्जी कैरी करके लाती हैं, उनको कोई मतलब नहीं है किसी भी मीडियम से, ठीक है। हीट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द एम्प्टी, थ्रू होना चाहिए, थ्रू द एम्प्टी स्पेस बाय थर्मल रेडिएशन ऑफन कॉल्ड इंफ्रारेड रेडिएशन। तो जो इंफ्रारेड है, आईआर जो है, इंफ्रारेड रेडिएशन जो है, ये क्या कैरी करता है? ये हीट को कैरी करके ला रहा है, सन से धरती तक ले आते हैं ये हीट को कैरी करके, बीच में कोई मीडियम इनको नहीं चाहिए होता, वेव के फॉर्म में ये ट्रेवल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वेव नेचर जब समझाऊंगा तो वहां पर ये पॉइंट क्लियर होगा, अभी केवल आप इतना समझिए। सो दैट इज नोन एज रेडिएशन, राइट। बट एग्जांपल्स ऑफ रेडिएशन आर द हीट फ्रॉम सन और हीट रिलीज फ्रॉम फिलामेंट ऑफ अ लाइट बल्ब। लाइट बल्ब का जो फिलामेंट है, मान लीजिए इतनी दूर आपको जल रहा है वो, बट स्टिल आपको उसकी हीट महसूस होगी। वो किस वजह से? क्योंकि वो रेडिएशन रिलीज कर रहा है, ठीक है, वो लाइट एनर्जी रिलीज कर रहा है। उस लाइट एनर्जी के साथ इंफ्रारेड भी रिलीज हो रही है, और वो इंफ्रारेड जैसी आपकी बॉडी पर पड़ती है, हमारी सेंसेस महसूस करती है हीट को, ठीक है। तो डिफरेंट हीट या लाइट सोर्सेज से जो हमें गर्मी महसूस हो रही होती है ना, वो बेसिकली रेडिएशंस की वजह से हो रही होती है, ठीक है। अब उनके वेव नेचर जो है वो हम फिजिक्स में जाकर समझेंगे, लेकिन यहां हम समझते हैं कि जो रेडिएशंस हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। रेडिएशंस दो तरह के होंगे, एक को हम कहते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन और एक को हम कहेंगे लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अर्थ जो सन से रिसीव करती है वो होती है शॉर्ट वेव रेडिएशंस, ठीक है। लेकिन जो अर्थ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वापस रेडिएट करेगी वो होती है लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो अर्थ लॉन्ग वेव रेडिएशन ही क्यों जो है वो वापस भेज रही है, इसका कारण क्या है, आइए समझते हैं, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल फंडा है शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव रेडिएशन का, जिसको बोलते हैं वीन्स लॉ। वीन्स लॉ अगर आपने 11th 12th में अगर फिजिक्स रखी हुई थी, अगर आपने जी मेंस के लिए तैयारी करी है, आईआईटी जी के लिए, तो आप वीन्स लॉ का समझते होंगे, या अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है तो आपने वीन्स लॉ कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। वीन्स लॉ बिल्कुल ईजी है, मैं आपको बताता हूं। वीन्स लॉ क्या बोल रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इज इक्वल, ओ सॉरी इक्वल डाल दिया तो मुझे कांस्टेंट डालना पड़ेगा और फिर वो ज्यादा फिजिक्स हो जाएगी, वहां पर कांस्टेंट अब अभी नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ एनी, मतलब कोई भी किसी भी रेडिएशन का वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उतनी छोटी होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है उल्टा होगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है उतनी ही बड़ी हो जाती है वेवलेंथ। बट वीन्स लॉ क्या बोलता है? वीन्स लॉ बोलता है कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उतनी होगी कम। तो सन की सरफेस का ही टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। इंटरनल की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां पर लाखों और करोड़ों डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर चला जा रहा है, लेकिन सन की सरफेस के ऊपर ही अगर 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना छोटा वेवलेंथ रेडिएशन का।
तो शॉर्ट वेव रेडिएशन कौन से होते हैं? जिनकी वेवलेंथ जो है वो बहुत छोटी होती है। वेवलेंथ, अब यहां पर सर कहें, स्टूडेंट कहेंगे कि सर वेवलेंथ क्या होता है? तो देखिए, अगर मैं एक साइनोसॉइडल वेव के बारे में बात करूं, साइन 10th में आपने साइन पढ़ा होगा ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये एक साइनोसॉइडल वेव है, ठीक है। और पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जो है ये एक्सिस पर वापस आ गई, ठीक है। इसको आप कहेंगे वेव लेंथ है, ये एक वेव की लेंथ है, ठीक है। पॉइंट ए से स्टार्ट हुई एक्सिस से और पॉइंट बी पर वापस एक्सिस पर आ गई, इसको कहेंगे वन वेवलेंथ। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी छोटी वेवलेंथ होगी, और जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा वेवलेंथ होगी। तो अर्थ का मीन टेम्परेचर कितना है? अर्थ का मीन टेम्परेचर हम मान के चलते हैं, मान लीजिए 15 डिग्री सेल्सियस, या मान लीजिए अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर डायरेक्ट सोलर रेडिएशन पड़ने से ज्यादा कितना हो जाएगा? 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 60 डिग्री सेल्सियस रख लीजिए सहारा में सरफेस का टेम्परेचर, या उससे भी ज्यादा हो सकता है कहीं रॉक्स वगैरह पर। तो वो 6000 के कंपैरिजन में तो बहुत ही कम है ना टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कम तो रेडिएशन कैसा? रेडिएशन लॉन्ग वेव, जिसकी वेवलेंथ जो है वो ज्यादा हो। तो अर्थ की सरफेस से जो टेम्परेचर है, अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर सोलर रेडिएशन की वजह से एज कंपेयर टू सन जो है वो बहुत ही कम है। इसलिए अर्थ जो रेडिएशन स्पेस की तरफ भेजता है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर एज कंपेयर टू सन बहुत ही ज्यादा कम है। सन की सरफेस का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, इसलिए उनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा कम है अकॉर्डिंग टू वीन्स लॉ, राइट। इसीलिए वी कॉल देम शॉर्ट वेव रेडिएशन। सो दिस इज, इस तरह जो है वो हम शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव रेडिएशन को समझते हैं, राइट। आई होप आपको वीन्स लॉ समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट क्या है शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव रेडिएशन का वो समझ आया होगा। आप कहेंगे सर ये सब हीट बजट में कैसे काम आएगा हमारे? तो धैर्य रखें, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा कि हीट बजट में कैसे काम आएगा, राइट। रेडिएशन के लिए पॉइंट्स देखते हैं, आई होप आपको समझ आया होगा रेडिएशन जो है वो क्या है, राइट। अब अगला फंडा है हमारा, अच्छा यहां पर कन्वेक्शन के लिए कुछ और पॉइंट्स भी थे, सॉरी मैंने मिस कर दिए, बट मैंने समझा दिए होंगे, देख लेते हैं एक बार। कूलर लिक्विड और गैस देन टेक्स द प्लेस ऑफ वार्मर एरियाज, जो मैंने आपको बताया हायर पोजीशन में मूव करती हैं, जो कूलर है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। दिस रिजल्ट इन कंटिन्यूअस सर्कुलेशन पैटर्न, जिसको मैंने कन्वेक्शन करंट कहा, गर्म ऊपर जाएगा ठंडा नीचे आएगा, सर्कुलर पैटर्न है। एयर में जब एटमॉस्फेयर में जब होते हैं तो मैंने एडी करंट्स कहते हैं। A good example of convection is the atmosphere. The earth's surface is warmed by sun. The warm air rises and cool air moves in, है ना, नीचे की तरफ आएगी, जिससे हवा भी चलती है। तो प्रेशर डिफरेंसेस वाला हीट को समझ लेते हैं पहले, फिर हीट की वजह से प्रेशर डिफरेंस किस तरह होता है वो अगले आने वाले टॉपिक्स में समझेंगे, बट पहले हम हीट के फंडे को समझते हैं। तो आई होप आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीन फंडे क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं एडवेक्शन क्या है, ठीक है। नाउ एडवेक्शन इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल कन्वेक्शन। तो देखिए अर्थ जो है वो कर्व्ड है, ठीक है। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर अगर ऊपर की तरफ भी है, राइट, मान लीजिए ये हमारा ट्रोपोस्फेयर है, तो ट्रोपोस्फेयर पोल्स की तरफ क्या हो जाता है? उसकी हाइट कम हो जाती है ना पोल्स की तरफ, मैंने आपको समझाया था क्यों, राइट। तो अगर कन्वेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ हो रहा है तो कन्वेक्शन ऑल्सो इक्वेटर से पोल्स की तरफ भी होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस यहां भी तो है ना, इधर गर्म है इधर ठंडा है, तो पार्टिकल्स जो है वो वर्टिकली के अलावा हॉरिजॉन्टली भी मूव कर जाता है इक्वेटर से, या जहां पर सोलर रेडिएशन वर्टिकल होगा, ठीक है। वो कहां तक होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ से साउथ तक, ठीक है, जो ट्रॉपिकल रीजन है यहां पर, राइट। तो एडवेक्शन बेसिकली क्या है? नथिंग बट हॉरिजॉन्टल कन्वेक्शन, सिंपल एज दैट, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लो हीट ट्रांसफर फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। इक्वेटर से पोल्स की तरफ स्लो हीट ट्रांसफर जो होता है वो एडवेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। इन मिडल लैटिट्यूड्स मोस्ट ऑफ द डायurnal डे और नाइट वेरिएशन इन डेली वेदर इज कॉज्ड बाय एडवेक्शन अलोन। देखिए सिंपल सी बात है, मान लीजिए यहां पर धूप पड़ रही है बहुत भयानक, तो इधर और वर्टिकल रेज पड़ रही हैं ऐसे, ठीक है। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा, देखिए अर्थ के सन के रेडिएशन को मैं कभी स्ट्रेट वेव्स जो है वो ज्यादातर नहीं दिखाता, मैं आपको
वेव्स के फॉर्म में दिखाता हूँ अर्थ के रेडिएशन को, क्योंकि रेडिएशन वेव फॉर्म में ट्रेवल कर रहा होता है, ठीक है। ध्यान दें छोटे छोटे पॉइंट्स पर। तो यहाँ पर जब वर्टिकली फॉल करेगा तो वापस इधर जाएगा, तो इधर वाला एरिया जो है वो गर्म है। लेकिन 12 घंटे बाद क्या होगा, 12 घंटे बाद ये वापस पीछे की तरफ आ गया, है ना। अब यहां पर तो धूप नहीं पड़ रही है सीधी, ठीक है। तो डे में अगर सहारा बहुत ज्यादा गर्म है तो रात में सहारा बहुत ज्यादा ठंडा क्यों होगा? क्योंकि यहां पर जो इधर एटमॉस्फेयर ने जो गर्मी पहुंची है, मतलब या गर्मी जो बनी है एटमॉस्फेयर में, वो अब पोल्स की तरफ मूव कर जाएगी एडवेक्शन की वजह से। इसीलिए जो मरुस्थल यानी कि डेजर्ट एरियाज हैं, या जो इक्वेटर के नजदीक का एरिया है, या जहां पर सोलर रेडिएशन वर्टिकल पड़ता है, वहां पर रात को ठंड हो जाती है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एडवेक्शन, क्योंकि वहां से गर्मी जो है वो पोल्स की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। और भी बहुत सारे कारण हैं, केवल एक यही फैक्टर नहीं है, और भी फैक्टर्स जो हैं वो वहां पर काम करते हैं। इन ट्रॉपिकल रीजन्स पर्टिकुलरली इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग समर सीजन लोकल विंड्स कॉल्ड लू इज आउटकम ऑफ एडवेक्शन प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वाले रीजन में अगर आप रहते हैं, पंजाब वाले रीजन में आप रहते हैं, तो गर्मियों के मौसम में लू से आप भली भांति परिचित होंगे। तो लू बेसिकली क्या है? एडवेक्शन करंट है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है अर्थ की सरफेस पर, ठीक है। वैसे तो इसको कन्वेक्शन है, दैट मीन्स इसको वर्टिकली राइज करना चाहिए था, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि हिमालय की तरफ ठंडा है, और क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जो है वो गर्म है, राइट। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हिमालय की तरफ जो है वो एडवेक्शन करंट मूव करते हैं। तो ये तो मैंने बहुत ब्रॉड बता दिया है, छोटे रीजन में भी एडवेक्शन करंट मूव करते हैं, उनको बोलते हैं हम लू, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना आपको कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ कन्वेक्टिव करंट्स इज नोन एज एडवेक्शन, सिंपल एज दैट, ठीक है। और कन्वेक्टिव करंट क्यों होता है? सिंपल एज दैट, टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से कन्वेक्टिव करंट जो है वो फ्लूइड में पैदा होंगे, ठीक है। तो एडवेक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल, नॉट जस्ट वर्टिकल डिफरेंसेस ही क्यों, हॉरिजॉन्टल डिफरेंसेस भी तो होंगे ना, ठीक है। मान लीजिए यहां पर दिन है, इस साइड रात है ना, ये हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, इधर दिन है, इस साइड रात है, तो इधर से कन्वेक्टिव करंट जो है वो, मतलब एडवेक्टिव करंट जो है वो इक्वेटर से दूसरी साइड भी मूव करेगा, ठीक है। पोल्स की तरफ ही क्यों जाएगा, राइट, वो हर डायरेक्शन में मूव करेगा। खैर, लेकिन इनको हम आगे आने वाले टॉपिक में समझेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आपको बेसिक डेफिनेशन उठानी थी, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फंडा आता है हमारा इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन कैसे हीट कैरी करता है, हमें ये समझना है। Another process by which heat is transferred is called evaporation. It is the process in which the atoms or molecules in a liquid or solid state gain sufficient energy to enter the gaseous state. तो इवेपोरेशन बेसिकली मैंने आपको क्या समझाया था, मान लीजिए ये हमारा एक वेसल है, और इस वेसल में जो है वो हमने एक लिक्विड को जो है वो रखा हुआ है, ठीक है। तो जो लिक्विड जो है वो पार्टिकल क्या है, मूव कर रहे हैं, राइट। तो जो सरफेस के पास पार्टिकल होगा वो बेसिकली क्या होगा, वो एस्केप कर जाएगा, है ना, सरफेस को एस्केप कर जाएगा वाटर की, और वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, इवेपोरेशन। बट आप अगर विंड एनर्जी बढ़ाएंगे, आप अगर हीट एनर्जी बढ़ाएंगे, तो सरफेस में पार्टिकल मूवमेंट तेज हो जाएगी, तो इवेपोरेशन का रेट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो मैंने इवेपोरेशन आपको पिछले टॉपिक में बेसिकली बताया था, बट इवेपोरेशन हीट किस तरह ट्रांसफर करता है, या इवेपोरेशन के मेथड से हीट किस तरह ट्रांसफर होती है, आज हमें वो समझना है, राइट। अच्छा, मैं आपको समझाता हूं इवेपोरेशन की वजह से हीट किस तरह ट्रांसफर होती है। अब देखिए, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, ये पार्टिकल है, यहां पर मूव कर रहा है, राइट। अब इस पार्टिकल को अगर लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाना है, ठीक है, तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस को तोड़कर लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाएगा। तो इसको एनर्जी क्या करनी है, गेन करनी है बेसिकली, ठीक है। तो ये एनर्जी कहां से गेन करेगा, या तो आप इसको विंड दो, या तो आप इसको हीट दो, तो इस सरफेस में जो पार्टिकल एनर्जी गेन करेगा। बट अदरवाइज ये अपने एटमॉस्फेयर से भी, अपने भाई बंधुओं से भी तो एनर्जी गेन कर सकता है ना, ठीक है, इसके आसपास के जो पार्टिकल्स हैं। तो सरफेस पे जो पार्टिकल मौजूद है, उसको लिक्विड से अगर गैस बनना है, ठीक है। वैसे वेपर और गैस में डिफरेंस होता है, आगे समझाऊंगा वेपर और गैस में डिफरेंस क्या होता है, बट अभी फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप इतना समझिए कि अगर लिक्विड से उसको गैस बनना है तो उसको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी।
तो वो एनर्जी किससे गेन करेगा? वो अपने भाई बंधुओं से, दूसरे पार्टिकल से एनर्जी ले जाएगा और वो एस्केप कर गया। या तो आप उसको विंड एनर्जी देंगे, या तो उसको हीट एनर्जी देंगे, या सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, है ना। अलग अलग फैक्टर्स की वजह से इवेपोरेशन इफेक्ट पड़ता है ना, हमने समझा था, राइट। तो इस पार्टिकल ने एनर्जी गेन करी कहां से? अपने भाई बंधुओं से, और ये एस्केप कर गया, एटमॉस्फेयर में जुड़ गया, ठीक है। तो अब इसके पास क्या है? अब इसके पास हीट एनर्जी है, ठीक है। आगे चलते हुए मान लीजिए एक ऐसा समय आया कि आस पड़ोस में जो है वो क्या है? ठंडा है, इसके आस पड़ोस में ठंडा है, और अब ये गैसियस से वापस लिक्विड स्टेट में जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि आस पड़ोस में ठंडा है माहौल, बट इसके पास हीट है। तो ये इस हीट एनर्जी को क्या करेगा? इस हीट एनर्जी को रिलीज करेगा एटमॉस्फेयर में, और ये खुद क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। खुद ये ठंडा हो गया तो ये क्या हो गया? कंडेंस हो गया। तो जब आपको मैं क्लाउड फॉर्मेशन, रेंज के बारे में समझाऊंगा, तो इवेपोरेशन के बारे में हम और डिटेल में समझेंगे कि इवेपोरेशन हीट किस तरह कैरी करता है। बट यहां पर आप समझे ना कि इधर से इसने हीट कैरी करी, हीट अगर इधर से ले ली तो पानी क्या हो गया? ठंडा, है ना। अगर इसने अपने भाई बंधुओं से, अगर बाकी जो पार्टिकल्स है उससे एनर्जी लेकर अगर ये इवेपोरेट हो गया है, तो इसके पास तो हीट आ गई, इनकी हीट घट गई, तो यहां पर क्या हो गया? कूल हो गया ना। आपके अगर सरफेस, अगर मान लीजिए हाथ में पानी हो और आप अगर फूंक मारे तो आपको ठंडा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि विंड एनर्जी आप देते हैं पार्टिकल को, तो पार्टिकल विंड एनर्जी के साथ साथ अपने जो भाई बंधु हैं उनसे हीट छीन लेता है और उड़ जाता है, तो हमें सरफेस क्या महसूस होती है? ठंडी, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर हो गई ना, इधर कूल हो गया और इधर हो गया गर्म। लेकिन कुछ समय बाद जब एटमॉस्फेयर उसके आस पड़ोस में ठंडा होगा माहौल, तो वो अपनी एनर्जी छोड़ देगा, ठंड ले लेगा। तो इसने अब एटमॉस्फेयर को गर्म कर दिया, खुद ठंडा हो गया और ये प्रेसिपिटेट हो गया। तो जब मैं आपको बारिश, रेनफॉल या स्नोफॉल आपको कराऊंगा, तो वहां पर आपको समझाऊंगा जब इवेपोरेशन होता है तो ठंडा होता है, और जब कंडेंसेशन होता है तो एटमॉस्फेयर गर्म होगा। जब इवेपोरेशन हुआ तो मीडियम जो है वो, मतलब जहां से इवेपोरेशन हुआ वो ठंडा हुआ, और जब कंडेंसेशन होता है तो एटमॉस्फेयर गर्म होता है, ठीक है। तो ये हो गई क्या? हीट ट्रांसफर। इस तरह इवेपोरेशन क्या करता है? हीट ट्रांसफर करता है ना। इस बर्तन से ही एटमॉस्फेयर में हीट दे आया ना, हीट ट्रांसफर हो गई, सिंपल एज दैट। तो हीट ट्रांसफर के और कई, इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग इफेक्ट, सो दैट मींस देयर इज अ कूलिंग इफेक्ट टू इवेपोरेशन। इसके एग्जांपल हमें डेजर्ट कूलर में देखने को मिलते हैं, इसके एग्जांपल हमें जो मटका है उसमें देखने को मिलते हैं। ये मेंस में सवाल बनता है, ये प्री में भी बना हुआ है, ठीक है। यहां पर बहुत ही ज्यादा, और ये जो हीट इसने पकड़कर बैठा हुआ है ना, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, या लेटेंट हीट ऑफ, मतलब मैंने आपको लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट समझाया था ना, कि स्टेट बदलने के लिए वो एनर्जी जाती है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। दैट मीन्स अगर आप इस पार्टिकल और पानी के पार्टिकल, जब ये पानी में था, दोनों के बीच में टेम्परेचर नापेंगे तो सेम होगा, बट स्टेट चेंज हो गई, तो वो हीट कहां गई? वो लेटेंट हीट के रूप में। और फिर यहां पर वो वेपर फॉर्म में, फिर वो वापस कंडेंस होगा, लिक्विड फॉर्म में आएगा, तो उसने हीट जो है वो रिलीज कर दी, कहां पर? एटमॉस्फेयर में। तो वो लेटेंट हीट थी उसके पास, ठीक है। तो खैर आगे आने वाले टॉपिक्स में जब क्लाउड फॉर्मेशन, रेंज या प्रेसिपिटेशन को हम डिटेल में समझेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो और डीप में आपको पता चलेगा। बट यहां पर मटका जो है वो क्यों ठंडा करता है पानी? इवेपोरेशन की वजह से, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मटका जो है वो मिट्टी से बना है, और मिट्टी को हम पकाते हैं तो वो पोरस हो जाता है, उसमें छेद हो जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो यानी कि ये मटका है, और इस मटके में जो है वो पानी है, और ये मटका जो है क्या है? पोरस है, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं इस मटके में। तो दो चीजें होंगी, पहले तो ये पानी जो है छोटे छोटे छेद में पहुंचेगा और सरफेस तक आ जाएगा, और वहां से इवेपोरेट होगा जब बाहर को, ठीक है। तो हीट जो है वो किससे लेगा? अपने भाई बंधुओं से लेगा ना, पानी से लेगा। तो पानी जो है वो क्या हो जाएगा? ठंडा। दूसरा, पोरस है तो इसमें से एयर ट्रेवल करेगी, एयर ट्रेवल करेगी तो एयर क्या करेगी? पार्टिकल को अपने साथ उठाकर ले जाएगी, इवेपोरेट करेगी, इवेपोरेट करेगी तो लिक्विड क्या हो जाएगा? ठंडा। सेम कॉन्सेप्ट जो है वो डेजर्ट कूलर में लगता है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट लगता है अगर आप अपने हाथ पे ब्लो करेंगे और आपको हाथ में ठंडा महसूस होगा। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ठीक है। सो इवेपोरेशन जो है वो क्या करता है? हीट ट्रांसफर करता है, राइट। और कूलिंग करता है या गर्म करता है वो बाद का फंड है, बट इवेपोरेशन जो है वो हीट ट्रांसफर करता है। ये हमें समझना बहुत जरूरी था। सो आई होप आपको इवेपोरेशन वाला फंडा भी समझ आया होगा। अब ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे लिए समझना जरूरी था हीट बजट के लिए,
क्यों था? तो आइए हीट बजट पर पहुंचते हैं और मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि ये सारा कुछ समझना जो है वो हमारे लिए क्यों जरूरी था। ठीक है, नाउ हीट बजट क्या है? So Earth's heat budget is balance between the incoming solar radiation and the outgoing terrestrial radiation. तो अर्थ जो सन से रिसीव कर रहा है और अर्थ जो भेज रहा है स्पेस को, उसके बीच के बैलेंस को या उसकी अकाउंटिंग को हम हीट बजट बोलते हैं। ये हमने पहले भी समझ लिया था। इट इज द मैकेनिज्म बाय विच अर्थ नीदर एक्यूमुलेट्स नॉर लूजेज हीट एंड मेंटेन इट्स टेम्परेचर। तो अर्थ के ऊपर लाइफ, जियोमॉर्फोलॉजी में ओरिजिन ऑफ लाइफ समझाऊंगा या बायोलॉजी में भी ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करेंगे हम। उसके ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्टर रहेगा द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, कि हमारे एटमॉस्फेयर का एवरेज टेम्परेचर अगर आप ले, क्योंकि रीजनल टेम्परेचर जो है वेरी करता है, हमारे अर्थ बहुत बड़ी है, राइट। अगर हम अपने एटमॉस्फेयर का एवरेज टेम्परेचर लें तो वो लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत ही ऑप्टिमम है। या इस तरह, इस दोनों तरीके से कह सकते हैं कि एवरेज टेम्परेचर ऑप्टिमम था इसीलिए लाइफ सस्टेन हुई, लाइफ सस्टेन इसीलिए ही हुई कि एवरेज टेम्परेचर ऑप्टिमम था। ठीक है, वैसे ये एक ही बात हो गई, बट अब समझे ना कि एवरेज टेम्परेचर ऑप्टिमम होने की वजह से ही लाइफ सस्टेन हुई है, राइट। सो ये अब एवरेज टेम्परेचर क्यों है? क्योंकि इनकमिंग और आउटगोइंग के बीच में बैलेंस है एक, ये बैलेंस नहीं होता। सो बैलेंस ना होने का मतलब क्या है? इनकमिंग ज्यादा हो और आउटगोइंग कम हो, दैट मीन्स अर्थ जो है वो हीट को ट्रैप करके रखे। और इनकमिंग कम है और आउटगोइंग ज्यादा है, दैट मीन्स अर्थ जो है वो खुद भी हीट रिलीज कर रही है ना। इनकमिंग कम तभी होगी ना, आउटगोइंग ज्यादा तभी होगी जब अर्थ खुद ही हीट रिलीज कर रही होगी। तो अर्थ के पास जो है वो हीट प्रोड्यूस करने के खुद के पास भी जो है वो मतलब क्या बोलते हैं, मोड जो है वो मौजूद है। जियोमॉर्फोलॉजी में समझेंगे कि अर्थ खुद कैसे हीट प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, सोलर रेडिएशन इज नॉट दी सोल क्या बोलते हैं मतलब एनर्जी सोर्स। अर्थ खुद भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, बट अर्थ जो है वो हीट एनर्जी को एक्यूमुलेट करके नहीं रखती। जितना आ रहा है वो समय के साथ, साइकिल्स हैं डिफरेंट, उन डिफरेंट साइकिल्स को परफॉर्म करके उतना रेडिएशन वो स्पेस में दे देती है। तो एक बैलेंस है, उस वजह से लाइफ है धरती पे। ये बैलेंस बिगड़ता है, यानी इनकमिंग बढ़ता है और आउटगोइंग घटता है। ठीक है, उल्टा जो है वो बहुत रेयर होगा, बहुत पहले शुरू में हुआ है वो। जियोमॉर्फोलॉजी में समझेंगे, स्टार्टिंग फेज में जब अर्थ जो है वो आग का गोला था, ठीक है, वो तब हुआ है। लेकिन अभी क्या है, जब से लाइफ जो है वो एस्टेब्लिश हो गई है, इनकमिंग और आउटगोइंग के बीच में एक बैलेंस है। सो दैट मींस 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो एवरेज टेम्परेचर रहता है, ठीक है, अर्थ का, राइट। और अर्थ जो है वो हीट एक्यूमुलेट करके नहीं रखती। अगर अर्थ हीट एक्यूमुलेट करके रखने लग गई अपने एटमॉस्फेयर में, तो इनकमिंग ज्यादा हो जाएगा, आउटगोइंग कम हो जाएगा। तो ओवर द पीरियड ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसे हम कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। उससे आएंगे क्लाइमेटिक चेंजेस, ठीक है, जो कि आ रहे हैं। दैट मींस आइडियली इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, बट इन द प्रेजेंट कंडीशन ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, भर भर के कोल को जो जलाया है वेस्टर्नर्स ने, उस वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हुई है। मतलब 19वीं सेंचुरी से ही ले लीजिए, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता गया है। अब 21st सेंचुरी का टारगेट क्या है कि 2 डिग्री सेल्सियस ही बढ़े। पेरिस एग्रीमेंट में ये फैसला लिया गया कि 21st सेंचुरी तक सभी कंट्रीज इसी डायरेक्शन में काम करेंगी कि एवरेज टेम्परेचर केवल 2 डिग्री ही बढ़े, उससे आगे ना बढ़े। पेरिस एग्रीमेंट क्या है, जो हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर उसको कवर करेंगे, ठीक है। बट इम्बैलेंस इन इनकमिंग, यानी कि शॉर्ट वेव रेडिएशन और लॉन्ग वेव रेडिएशन में इंबैलेंस होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है, राइट। लेट मी रेफर टू माय नोट्स टू चेक कि मैंने कोई चीज़ जो है वो मिस तो नहीं कर दी अभी तक, ठीक है, क्योंकि अब हम हीट बजट शुरू करने जा रहे हैं, है ना। हीट ट्रांसफर में कोई मैंने पॉइंट मिस तो नहीं किया, नहीं, आई कवर्ड एवरीथिंग, यस, ठीक है, ऑलराइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक पॉइंट जो है वो यहां पर मिस हो गया, हाँ, मैं उसको इंक्लूड कर देता हूं कि आपके मन में एक डाउट आना चाहिए कि वाटर वेपर राइज ही क्यों करता है ना। वैसे तो हम प्रेसिपिटेशन में इस टॉपिक को उठाएंगे कि वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में राइज ही क्यों कर रहा है, क्लाउड्स ऊपर ही क्यों है। अगर क्लाउड्स ऊपर हैं, दैट मींस वाटर वेपर जो है वो क्या है, वाटर वेपर एयर से हल्के हैं, ठीक है। तो
क्या H2O एयर से हल्का है? अब 99% ऑफ एयर क्या है? मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट बताया था ना। तो अगर आप 1 मोल ऑफ H2O लेंगे और 1 मोल ऑफ एयर लेंगे, एयर में क्या है? 78%, सॉरी, हाँ 78% नाइट्रोजन है और 20% के अराउंड या 21% के अराउंड ऑक्सीजन है। तो यहां पर N2 और O2 है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ अगर आप एयर लेते हैं और 1 मोल ऑफ अगर आप वाटर लेते हैं तो किसका वजन ज्यादा होगा? तो एयर का वजन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूलर मास कम है। क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन का प्लस 16 ऑक्सीजन का कितना हो गया? एक पार्टिकल ऑफ वाटर की बात करें तो 2 हाइड्रोजन और 16 ऑक्सीजन का, तो 18 यूनिट जो है वो 18 एटॉमिक मास यूनिट AMU जो है वो क्या है? वाटर के एक पार्टिकल का मास है। लेकिन एयर का अगर आप लें तो नाइट्रोजन का कितना है? ठीक है, नाइट्रोजन के एक पार्टिकल का है 28, राइट, और ऑक्सीजन का एक पार्टिकल का 16 होता है, तो O2 का कितना हो गया? O2 का हो गया 32। ठीक है, तो अगर आप प्रोपोर्शन में लें तो 4 जो है वो अगर पार्टिकल नाइट्रोजन के होंगे तो एक पार्टिकल जो है वो एयर का होगा, राइट। डिवाइड करें 5 से तो ये 28 पॉइंट समथिंग बनेगा, दैट मीन्स 29 यूनिट बनेगा। ये हमने क्यों किया? क्योंकि प्रोपोर्शन के हिसाब से देखा ना, नाइट्रोजन जो है वो आप 4 गुना मान सकते हैं ऑक्सीजन से प्रेजेंट है, राइट। तो वाटर के पार्टिकल का AMU 18 है और एयर का अगर एक पार्टिकल का AMU हम लेकर चलें तो 29 है। तो वाटर ऑब्वियसली हल्का है, इसलिए वाटर वेपर राइज करता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था, यहां पर एडेड था, मैंने आपको नहीं कराया था, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हीट बजट जो है वो है क्या, आखिर खेल हीट बजट का क्या है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक फंडा है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो लेट द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड बाय अर्थ, हम यूनिटरी मेथड से करेंगे। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक यूनिटरी मेथड उठाएंगे। ये हमारी अर्थ का सरफेस है और कर्व्ड सरफेस लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ये हमारी अर्थ का सरफेस है और ये हमारा एटमॉस्फेयर है और ये हमारे सूरज बाबा हैं, है ना। क्या दे रहे हैं? ये शॉर्ट वेव रेडिएशन दे रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये 100 यूनिट यूनिटरी मेथड ले रहे हैं ना हम, तो 100 का यूनिट मान के चलते हैं कि 100 यूनिट रेडिएशन जो है वो हमें ये दे रहे हैं। ठीक है, वैसे तो जो सोलार कांस्टेंट है अर्थ के लिए वो क्या है? सोलार कांस्टेंट की वैल्यू है 1.95 कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो अर्थ की सरफेस रिसीव करती है। लेकिन सोलार कांस्टेंट इज नॉट एक्चुअली कांस्टेंट, क्योंकि बहुत सारे फंडे जो है वो काम कर रहे हैं। अर्थ का एक्सियल टिल्ट, अर्थ का रेवोल्यूशन, अर्थ का एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। उसके अलावा सन की सरफेस के ऊपर भी कभी कोई तूफान आया रहता है, सन की सरफेस के ऊपर कभी क्या हो रहा होता है। मतलब कहने का मतलब कि सन के इनहेरिटेंट जो है वो काफी सारे फिनोमेनास भी हैं, जिस वजह से सोलार रेडिएशन की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती घटती रहती है। बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस सोलार कांस्टेंट 1.95 कैलोरीज पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेशन है ना, ये है ना। इंसुलेशन क्या था? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, राइट। बट इसको हम कंसिडर करते हैं 100 यूनिट, ताकि हमें समझ आ जाए। देखिए, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ हीट बजट को एनसीईआरटी में जो है वो 100 यूनिट बताकर समझाया गया है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग सोर्सेज में जो है ना ये यूनिट की वैल्यूज अलग अलग हो जाएंगी, लेकिन मैं आपको जो एनसीईआरटी में कराई है वो बता रहा हूं। ठीक है, तो 100 यूनिट जो है वो सबसे पहले सोलार रेडिएशन आ रहा है, तो उसमें से क्या होगा कि जैसे ही सोलार रेडिएशन एटमॉस्फेयर में पहुंचा, ठीक है, ट्रोपोस्फियर तक या स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर तक जैसे ही वो पहुंचा, उसको मिल गए वहां पर बहुत सारे क्लाउड्स। और क्लाउड्स का कलर क्या होता है? व्हाइट। व्हाइट कलर क्यों होता है? किसी भी मटेरियल का व्हाइट कलर क्यों है? व्हाइट कलर होने का मतलब यह है कि उसने व्हाइट लाइट को पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर दिया। यानी कि रेड कलर, रेड आपको तभी दिखेगा, ये पेन का कलर आपको रेड पता है क्यों दिख रहा है? क्योंकि इस इंक पर जब व्हाइट लाइट पड़ रही है ना, तो ये सरफेस जो है वो केवल रेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके, सॉरी, बाकी सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके केवल रेड को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। और जैसे ही वो आपके रेटिना में पड़ रहा है, आपका दिमाग जो है वो रिसीव कर रहा है इसे क्या? एज अ रेड कलर।
ये जो स्क्रीन आप व्हाइट देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो व्हाइट लाइट है वो इस पे सीधी पड़ रही है और सारे के पूरा का पूरा व्हाइट, मतलब पूरा का पूरा जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है। और जब विबग्योर एक साथ मिला होता है ना, तो हमें व्हाइट लाइट दिखती है। तो क्लाउड्स का व्हाइट होने का मतलब यह है कि क्लाउड्स जो है वो सोलर रेडिएशन को या लाइट रेडिएशन को पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जब 100 यूनिट धरती पर पड़ता है तो उसमें से आप ये मान के चलिए कि 27 यूनिट एनर्जी तो क्लाउड तुरंत के तुरंत क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट बैक। ये 100 यूनिट आ रहा है, इसमें से 27 यूनिट तो क्लाउड ने रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। ठीक है, फिर रेडिएशन धरती के नजदीक तक पहुंचता है और ठीक है, चलो क्लाउड जो है वो कहां पर होंगे, हमारे हमारे क्लाउड ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर में होंगे, तो यहां से करा देते हैं रेड। ये रिफ्लेक्ट हो गया। रिफ्लेक्ट होने का मतलब ये है कि कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ इसका, यानी इस 27 यूनिट हीट का कोई लेना देना ही नहीं रहा हमारे अर्थ से। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ट्रोपोस्फेयर में एंटर करता है सोलर रेडिएशन, तो बहुत सारे एरोसोल पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स है दुनिया भर के। तो ये डस्ट पार्टिकल्स भी जैसे ही डस्ट पार्टिकल्स पर टकराता है सोलर रेडिएशन, ये उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट कर दिया कितना, 6 यूनिट जो है वो डस्ट पार्टिकल रिफ्लेक्ट कर देता है 100 में से। और फिर जैसे ही अर्थ की सरफेस पर रेडिएशन पड़ता है तो बहुत सारे आपको सफेद सफेद क्या नजर आते हैं, जो आइस कैप्स हैं, जो पोलर कैप्स हैं, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो पोलर रीजन है, ये जितने भी पहाड़ पर क्या है, जितनी भी पहाड़ियों में क्या बोलते हैं, बर्फ जो जमी हुई है, या जितना भी रिफ्लेक्टिव सरफेस है अर्थ का, वो 2 यूनिट ऑफ सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। ठीक है, 2 यूनिट सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक हो गया। आप इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि 100 में से 35 यूनिट सोलर रेडिएशन तो रिफ्लेक्ट हो गया, इसका कोई लेना देना ही नहीं रहा एटमॉस्फेयर से। ठीक है, सो दैट मींस ये I इज इक्वल टू O के बैलेंस में चला गया, ये O आउटगोइंग है, ये तुरंत रिफ्लेक्ट बैक हो गया। ठीक है, 35 यूनिट। तो अगर 35 यूनिट रिफ्लेक्ट बैक हो गया तो बचा कितना, अब 65 यूनिट सोलर रेडिएशन जो है वो इंटरेक्ट करेगा अर्थ के साथ, अर्थ के सरफेस एज वेल एज एटमॉस्फेयर के साथ। तो अब मैंने आपको स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में बताया था कि जो यूवी रेज है, ओजोन पार्टिकल जो है वो यूवी रेज को क्या करते हैं, उनसे एनर्जी छीन लेते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो सोलर रेडिएशन है, नॉट जस्ट यूवी रेज बट ऑल्सो अदर पार्टिकल्स ऑफ एटमॉस्फेयर, 14%, 14 यूनिट जो सोलर रेडिएशन है उसकी एनर्जी को क्या कर लेते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, 14 यूनिट एनर्जी सरफेस तक पहुंचती नहीं, ये एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, सो 35 ये और 14 ये, बचा कितना, 51 यूनिट। अब 51 यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वो सोलर रेडिएशन की पहुंचती है कहां, धरती की सरफेस पर। किस फॉर्म में है ये सब शॉर्ट वेव रेडिएशन है। कितना है शॉर्ट वेव रेडिएशन, 100 यूनिट है। 100 में से कितना जो है वो कहां पहुंचा, 100 में से 35 यूनिट, 35 यूनिट जो है वो किसने रिफ्लेक्ट बैक हो गया, 14 यूनिट का क्या हुआ, एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर, 51 यूनिट रीच्ड द सरफेस ऑफ अर्थ। अब हमारी सरफेस, धरती की सरफेस जो है वो गर्म हुई और धरती की सरफेस का टेम्परेचर बढ़ा, तो टेम्परेचर बढ़ा तो ये रेडिएशन रिलीज करेगा, किस तरह का, लॉन्ग वेव रेडिएशन रिलीज करेगा। तो इस 51 यूनिट में से धरती की सरफेस जो है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन छोड़ना शुरू करती है। राइट, कितना यूनिट लॉन्ग वेव रेडिएशन, 23 यूनिट लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है वो निकालती है। ठीक है, रेडिएट करती है हीट, 23 यूनिट। अब इस 23 यूनिट में से 17 यूनिट जो है वो चला जाता है सीधा स्पेस को। ठीक है, और बचता है कितना, 6 यूनिट ऑफ रेडिएशन जो है वो, 6 यूनिट ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर में पार्टिकल तैयार बैठे हैं हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए। नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, ओजोन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, मीथेन के, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं, ये सब जो है वो हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए बैठे हैं। तो 6 यूनिट जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया, 17 यूनिट चला गया। अब मैंने आपको बताया कि इवेपोरेशन लेटेंट हीट 70% जो है वो धरती की सरफेस पानी से ढकी है। तो ये 15 यूनिट, 51 यूनिट जो रेडिएशन पड़ रहा है धरती की सरफेस पे, तो वो 70% ऑफ दिस किस पे पड़ रहा है, पानी, वाटर सोर्सेज पर पड़ रहा है।
तो इवेपोरेशन जो है वो 19 यूनिट एनर्जी ले जाता है। कौन? इवेपोरेशन अपने साथ। और 9 यूनिट एनर्जी ले जाता है कौन? कंडक्शन और कन्वेक्शन 9 यूनिट, यानी कि जो कन्वेक्टिव करंट है 9 यूनिट एनर्जी उनके पास जाती है। ठीक है, सो दैट मींस इस समय एटमॉस्फेयर में कितनी एनर्जी है? एटमॉस्फेयर के पास कितनी यूनिट एनर्जी है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एटमॉस्फेयर के पास 16 प्लस 19 प्लस 9, आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये पता चलेगी कि 34 यूनिट ये है, प्लस इनकमिंग सोलार रेडिएशन आते ही 14 यूनिट तो वहां पर ऑब्जॉर्व कर लिया था, 14 यूनिट ये है। ठीक है, टोटल में 48 यूनिट ऑफ जो एनर्जी है वो इस समय क्या है? एटमॉस्फेयर के पास है। अब एटमॉस्फेयर क्या करता है? इस 14 यूनिट एनर्जी को धीरे धीरे करके रेडिएट बैक कर देता है लॉन्ग वेव रेडिएशंस के रूप में स्पेस को। ठीक है, और अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ये क्या है? 48 यूनिट है, राइट। अब ध्यान से एक बार वापस आते हैं, इस डायग्राम में एक बार देखिएगा कि 100 यूनिट एनर्जी आया है ना, जिसमें से 35 यूनिट तो क्या हो गया? रिफ्लेक्ट बैक हो गया। 14 यूनिट एब्जॉर्ब किया किसने? एटमॉस्फेयर ने, है ना। और 51 यूनिट पहुंचा कितना? किसके पास? अर्थ की सरफेस पर, जिसमें से 23 यूनिट जो है वो क्या हुआ? लॉन्ग वेव रेडिएशन। 23 यूनिट में से 17 यूनिट क्या आ गया? सीधा स्पेस को एस्केप कर गया। बचा कितना? 9 यूनिट एनर्जी किसके पास बची? एटमॉस्फेयर पर। दूसरी साइड 19 यूनिट एनर्जी जो है वो क्या हुआ? इवेपोरेशन, इवेपोरेशन ले गया अपने साथ। ठीक है, और 9 यूनिट, सॉरी 6 होगा यहां पर, 17 और 6 हो गया ना, हाँ 6 यूनिट जो है वो एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया। लॉन्ग वेव रेडिएशन है ये, दिस इज लॉन्ग वेव रेडिएशन, राइट। 6 यूनिट एब्जॉर्ब किया किसने? और ये शॉर्ट वेव रेडिएशन 14 यूनिट एब्जॉर्ब किया धरती ने, सॉरी एटमॉस्फेयर ने, राइट। दिस गॉट रिफ्लेक्टेड बैक, ये चुपचाप जो है वो रिफ्लेक्टेड बैक हो गया, राइट। ये 19 यूनिट जो है वो इवेपोरेशन ने, और ये 9 यूनिट जो है वो किसने? कंडेंसेशन एज वेल एज कन्वेक्शन ने, सॉरी कंडक्शन एज वेल एज कन्वेक्शन ने। तो आप कैलकुलेट करें कि ये कितना बैठता है, इस सबको ऐड करेंगे तो 48 यूनिट ये बैठेगा। ठीक है, जो कि कहां गया? सीधा मतलब ओवर द पीरियड जो है वो गया कहां पर? एटमॉस्फेयर में, राइट। 17 यूनिट ये लॉन्ग वेव रेडिएशन चला गया था। ठीक है, तो 48 यूनिट जो है वो एटमॉस्फेयर सबसे लास्ट में छोड़ेगा। सबसे पहले 35 यूनिट रिफ्लेक्ट बैक हो गया था, और 17 यूनिट जो है वो क्या हुआ है? 17 यूनिट आपका लॉन्ग वेव रेडिएशन सीधा एस्केप कर गया स्पेस में। तीनों को ऐड करेंगे 100 यूनिट बन जाएगा। इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग हो गया आपका। दिस इज नोन एज हीट बजट, सिंपल एज दैट। फिर से सुनिए, 35 यूनिट रिफ्लेक्ट बैक है ना, 14 यूनिट शॉर्ट वेव रेडिएशन एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया, राइट। 23 यूनिट लॉन्ग वेव रेडिएशन था, जिसमें से 17 डायरेक्ट स्पेस को एस्केप कर गया। 6 यूनिट एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया। 19 यूनिट इवेपोरेशन की साइकिल, 9 यूनिट कंडक्शन और कन्वेक्शन की साइकिल। दैट मींस दिस इज 48 यूनिट, राइट। ये एटमॉस्फेयर के पास है, जिसको लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में एटमॉस्फेयर धीरे धीरे करके रिलीज कर देगा। बाकी 17 यूनिट पहले रिलीज हुआ और 35 यूनिट तो रिफ्लेक्ट बैक हो गया। तो इन टोटल 100 यूनिट जो है वो एटमॉस्फेयर को या स्पेस को, सॉरी नॉट एटमॉस्फेयर बट स्पेस को वापस चला गया आउटगोइंग रेडिएशन। तो यहां पर आपका हीट बजट जो है क्या हो गया? बैलेंस। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए, अगर आपको कंडक्शन कन्वेक्शन के फंडे समझ आए हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, आउटगोइंग सोलर रेडिएशन, तो आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगी हीट बजट को समझने में। इस डायग्राम को बनाइएगा, खुद से बनाइएगा, क्लैरिटी आ जाएगी। बहुत बिल्कुल बेसिक है, कोई डिफिकल्टीज में है ही नहीं। आई होप आपको समझ भी आया होगा, कोई डिफिकल्ट वाली बात है ही नहीं, है ना। क्योंकि पीछे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आपको पता है ना कि 14 यूनिट क्यों एब्जॉर्ब हुआ, राइट। कंफ्यूजन कब होती? जब आपको पता नहीं होता। आपको पता है 14 यूनिट क्यों एब्जॉर्ब हुआ, आपको पता है लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या है, आपको पता है कि रिफ्लेक्शन क्यों हुआ, रिफ्लेक्ट बैक क्यों किया, है ना। आपको पता है इवेपोरेशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन क्या है, राइट। तो एक बार फिर से हम सम अप करते हैं अगर, तो आप कहेंगे कि 100 यूनिट एनर्जी आई थी, है ना। 35 यूनिट हो गई रिफ्लेक्ट बैक, 14 यूनिट क्या है, 35 यूनिट हो गई रिफ्लेक्ट बैक, है ना।
17 यूनिट जो है वो उस 23 यूनिट में से है। चलो ज्यादा मैं कंफ्यूज नहीं करता हूं आपको। 35 यूनिट हो गई रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है। 14 यूनिट एब्जॉर्ब कर ली एटमॉस्फेयर ने, 51 यूनिट पहुंची धरती की सरफेस पर। इस 51 में से 23 यूनिट जो है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में रेडिएट कर दिया, जिसमें से 17 यूनिट कहां पहुंच गई, डायरेक्ट स्पेस में। तो डायरेक्ट स्पेस में 35 यूनिट और 17 यूनिट कहां पहुंची, डायरेक्ट स्पेस में, राइट। 51 और बचा कितना यहां पर, 23 में से 6 यूनिट, 19 यूनिट इवेपोरेशन, 9 यूनिट कंडक्शन और कन्वक्शन, 14 यूनिट को इसके साथ ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 48 यूनिट। तो 35 यूनिट रिफ्लेक्ट बैक हो गया, 17 यूनिट ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन वाज डायरेक्टली एमिटेड टू द स्पेस एंड 48 यूनिट ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है वो धीरे धीरे करके एटमॉस्फेयर रिलीज करता है। तीनों को ऐड करेंगे 100 यूनिट ऑफ आउटगोइंग रेडिएशन हो जाएगा आपका। सिंपल एज दैट, दिस इज योर हीट बजट। इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, अकाउंटिंग कर ली हमने। बट ये जो हीट बजट है ये आइडियल है, आइडियल हीट बजट है और आइडियल कंडीशंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड इतनी बढ़ा दी है कि एटमॉस्फेयर ज्यादा जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। एटमॉस्फेयर कहां कहां एब्जॉर्ब कर रहा है, एटमॉस्फेयर जो है वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन को, शॉर्ट वेव रेडिएशन को ज्यादा एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लस ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन अर्थ रेडिएट कर रही है इसको एटमॉस्फेयर ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। उसकी वजह से क्लाइमेट कंडीशंस बदलने की वजह से इवेपोरेशन और कंडक्शन कन्वेक्शन के साइकिल्स बदल रहे हैं, जिसमें ज्यादा या कम जो है वो हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है। दैट मीन्स ये वैल्यूज जो है वो चेंज होती हैं विद क्लाइमेटिक चेंजेस। दैट मीन्स इनकमिंग और आउटगोइंग के बीच में जो बैलेंस है वो नहीं बन पाता, जिस वजह से इनकमिंग जो है वो आउटगोइंग से ज्यादा हो जाता है। दैट मीन्स अर्थ का एटमॉस्फेयर 48 यूनिट को फाइनली रेडिएट बैक नहीं करता, एक्यूमुलेट करके रखता है इससे ज्यादा और कम रेडिएट करता है। मान लीजिए 48 यूनिट से केवल अगर 46 यूनिट ही रेडिएट किया, 2 यूनिट अगर एक्यूमुलेट करके रखा, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। उस वजह से आते हैं डिफरेंट क्लाइमेटिक चेंजेस, जो कि हम आगे आने वाले टॉपिक में समझेंगे। बट अभी आपको आइडियल हीट बजट जो है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो अब स्टेटमेंट्स के माध्यम से देख लेते हैं, बिल्कुल बेसिक है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं। Out of this 100%, some of the incident radiation gets absorbed, reflected or scattered while passing through the atmosphere. Around 35% of this radiation is readily reflected back into space by clouds, aerosols and other particles even before reaching the earth's surface. इसको बोलते हैं albedo, ठीक है। Of these 27% is reflected back of the top of the cloud, 2% snow and ice covered areas और 6% जो है वो other part of atmosphere, aerosol particles वगैरह वो सब जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। ये 35 में से है ना, 35 यूनिट जो रिफ्लेक्ट बैक हुआ, इसमें से 27 यूनिट किसने किया, क्लाउड्स ने, ठीक है। 6 यूनिट किसने किया, एरोसोल पार्टिकल्स ने, और 2 यूनिट किसने किया, पोलर या आइस कैप्स ने, ठीक है। रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड अल्बीडो ऑफ अर्थ। तो अर्थ का अल्बीडो जो है वो क्या है, अराउंड 35% है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बता दिया। ये रिफ्लेक्ट बैक हो गया, राइट। अगर 35% रिफ्लेक्ट बैक हो गया, दैट मीन 65% पहुंचा अर्थ तक। अब 65% में से 14% जो है वो एटमॉस्फेयर ने पकड़ा और 51% पकड़ा किसने, सरफेस ने। तो ये 14% एटमॉस्फेयर, या हमने यूनिट के हिसाब से लिया है, तो 14 यूनिट जो है वो एटमॉस्फेयर के पास है, इज अब्सॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर, 51 बाय अर्थ सरफेस। अब अर्थ की सरफेस जो है वो इसको रिलीज करेगी एनर्जी को लॉन्ग वेव रेडिएशन, इवेपोरेशन और कंडक्शन कन्वेक्शन के माध्यम से, ठीक है। ऑफ दिस 17% आर रेडिएटेड टू स्पेस डायरेक्टली एंड रिमेनिंग 34% आर एब्सॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो जो 51% है, 51% जो सरफेस तक पहुंचा, उसमें से 17 तो गया कहां, स्पेस में, 6 गया किसके पास, एटमॉस्फेयर। किस माध्यम से, लॉन्ग वेव रेडिएशन, ये दोनों लॉन्ग वेव रेडिएशन है। 17% लॉन्ग वेव रेडिएशन स्पेस में गया, 6% लॉन्ग वेव रेडिएशन को एटमॉस्फेयर ने पकड़ लिया, ठीक है। 19 यूनिट को इवेपोरेशन के माध्यम से और 9 यूनिट को कंडक्शन और कन्वेक्शन के माध्यम से, है ना। लिखा होगा यहां पर 6% एब्सॉर्ब डायरेक्टली बाय द एटमॉस्फेयर, 9% थ्रू कन्वेक्शन एंड टर्बुलेंस एंड 19% थ्रू लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, यानी इवेपोरेशन के प्रोसेस के माध्यम से। सो इन सबको कैलकुलेट करेंगे, ये 6, 19 और 9 प्लस 14 पिछला ये वाला,
तो 48 यूनिट जो है वो एटमॉस्फेयर के पास है। एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर 14% फ्रॉम इंसुलेशन, यानी कि 14% शॉर्ट वेव रेडिएशन है। ठीक है, 6 यूनिट जो है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन है, जो अर्थ के पास 48 यूनिट है उसमें से, राइट। 19 यूनिट जो है वो क्या है, इवेपोरेशन की वजह से, और 9 यूनिट जो है वो कंडक्शन कन्वेक्शन की वजह से। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं तो 34। तो 30 बेसिकली ये क्या है, दिस इज टेरेस्ट्रियल, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, राइट। और ये क्या है, सोलार रेडिएशन। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 48% जो है वो दोनों का रेडिएशन बैठता है, जिसको अर्थ ओवर द पीरियड धीरे धीरे कई साइकिल्स के माध्यम से रिलीज कर देती है। ठीक है, आर ऑल्सो रेडिएटेड बैक इनटू स्पेस, राइट। सो दिस इज आर सिंपली क्या है, ये हमारी हीट बजट है। ठीक है, आई होप हीट बजट आपको समझ आया होगा, कोई कंफ्यूजन जो है वो हीट बजट में नहीं होगी। है तो एक बार रिवाइंड करके देखिएगा, समझ आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जो हायर बुक्स हैं उसमें बहुत कॉम्प्लिकेट करके दिया हुआ है, इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं अल्बेडो की। अल्बेडो क्या है? अल्बेडो इज द परसेंटेज ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन दैट इट रिफ्लेक्ट्स, है ना, जो अर्थ रिफ्लेक्ट करती है इनकमिंग सोलर रेडिएशन को। तो अर्थ का अल्बेडो कितना है? 35% के अराउंड है। कई जगहों पर 30% भी लिखा होगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, एनसीईआरटी में 35% दिया है। लाइट कलर्ड, अब ये है क्या? लाइट कलर्ड शाइनी ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट मोर सोलर रेडिएशन एंड हैव अ हाई अल्बेडो, आइस, स्नो एंड सैंड, while darker dull object absorb more solar radiation have low albedo. Simple as that. This, ये टी शर्ट आपको ब्लैक क्यों दिख रही है? क्योंकि ये सब रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले रही है, और जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो रिलीज ही नहीं कर रही, इसलिए आपको कोई रंग ही नहीं नजर आ रहा, बिल्कुल काला नजर आ रहा है। ठीक है, जब कोई भी रंग ना हो तो काला, जब सभी रंग हो तो सफेद। ठीक है, तो जितनी भी डार्कर ऑब्जेक्ट्स हैं, दैट मींस वो ज्यादातर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके बहुत कम रेडिएशन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और जितनी भी लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैं वो ज्यादातर रेडिएशन को एक्टिवली रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहे हैं। ठीक है, thus the total radiation returning from the earth and the atmosphere respectively is 78 plus 48, यानी कि 65%, right, which balances the total 65% received from the sun. So 35 तो चला गया, रिफ्लेक्ट हो गया, और 65% अर्थ रिसीव करती है, जिसमें से 14 रिसीव करती है एटमॉस्फेयर और 51 रिसीव करता है धरती की सरफेस, राइट। और फिर आप जानते हैं 51 में से 17 लॉन्ग वेव रेडिएशन डायरेक्ट एस्केप कर जाएगा, और 34 जो है वो क्या होगा, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। दैट 34 प्लस 14 विल बी दी एक्यूमुलेटेड हीट, जो कि ओवर द पीरियड जो है वो पूरी रिलीज हो जाएगी, तब जाके I इज इक्वल टू O बनेगा। आई होप इस क्लैरिटी से आपको ये क्लियर होगा। बिल्कुल 2-3 बार डायग्राम खुद से बनाइएगा हीट बजट का, क्लियर हो जाएगा, डिफिकल्ट है ही नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए सभी, शॉर्ट वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या है, कंडक्शन कन्वेक्शन क्या है, हीट एब्जॉर्ब क्यों हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक क्यों हो रही है, सारे अगर बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार हैं तो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। समझ रहे हैं आप? This is termed the heat budget or heat balance of the earth. This explains why the earth neither warms up nor cools down despite the huge transfer of heat take place, right? So देखिए सोलर रेडिएशन तो वीनस पर भी पड़ रहा है, मरकरी पर भी पड़ रहा है, मार्स पर भी पड़ रहा है, तो वहां पर एक मतलब लाइफ जो है वो क्यों नहीं डेवलप हो सकी? क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है वो हीट बजट बनाकर नहीं रख रहा है ना। एटमॉस्फेयर का एक कांस्टेंट ऐसे टेम्परेचर या एवरेज टेम्परेचर जो कि अर्थ के लिए अराउंड 15 डिग्री है सेल्सियस है, वो नहीं बन के रह रहा है, जिससे लाइफ सस्टेन नहीं हो पा रही है वहां पर। सोलर रेडिएशन पड़ रहा है उन पर और वो रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है। ठीक है, धरती सरफेस जो है वो बहुत ज्यादा गर्म है, लेकिन एटमॉस्फेयर गर्म नहीं हो पा रहा, राइट। तो बहुत समझ रहे हैं आप? तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म कर रहा है अर्थ को, इस वजह से लाइफ बन रही है अर्थ पे। ज्यादा गर्म होगा तो लाइफ साइकिल्स डिस्टर्ब हो रही हैं, दैट इज क्लाइमेटिक चेंजेस। बट जितना गर्म है उस वजह से लाइफ सस्टेन्ड है अर्थ के ऊपर। तो ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट इविल, राइट। ग्लोबल वार्मिंग लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस जो आ रहे हैं, दैट इज इविल फॉर आवर सस्टेनेंस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको। यहां पर आज ही हमारा सेशन खत्म हो रहा है। 10% डिस्काउंट के लिए आप डेफिनेटली मेरा कोड यूज करेंगे, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी डाउट्स हैं आपके मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं रिजॉल्व करने की कोशिश उनको जरूर करूंगा, या तो आप लाइव सेशंस में आए अपने डाउट्स को लेकर, वहां पर मैं आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, सो खत्म करता हूं यहां पर इस सेशन को, मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।